तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपका डे 42 है आपके क्रैश कोर्स ऑन यूपीपीसीएस। ठीक है, तो इस ये वाला क्वेश्चन का ये वाले जो मतलब टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। और ये अगर आपने पढ़ा होगा, एक दो बार देखा होगा, थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन मार्क कर पाओगे। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफी इजी है टॉपिक, एक दो बार सुन लीजिए, आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट आया था सबसे पहले, यूनाइटेड नेशन का जो नाम है, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए, सारे नेशंस बनके एक साथ डिसीजंस लें ताकि वर्ल्ड वॉर 3 रोका जा सके। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन बन गया। उसके 6 बॉडीज ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कितने बॉडीज है, आपके ये 6 बॉडीज है। कौन से बॉडीज? देखिए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो ये आपके 6 ऑर्गन्स है जो हमको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, टोटल नंबर कंट्रीज अबाउट 183 है। हेडक्वार्टर्स देखिए, यूएन की बात करेंगे ना, हमेशा मार्क करिए न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, एस्टैब्लिश कहां पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कहां पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1949। डेट यार इंपॉर्टेंट है, ये डेट ध्यान में रखना है। 24 अक्टूबर 1949 को हुआ था। अच्छा, करेंटली सेक्रेटरी जनरल का कौन है? तो एंटोनियो ग्यूटेरेस। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि कौन से कंट्री के हैं। तो पोर्चुगल के हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को याद रहेंगी, डेट भी याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन के अंडर ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूनिसेफ। यूनिसेफ आपका भाई ये आपका 1945 में बना था, ये 1946 में बना था, दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। यूएन से रिलेटेड मतलब न्यूयॉर्क। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपका कैथरीन रसल। मेंबर इसके 191 है यूनिसेफ के। ठीक है, कैथरीन रसल पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूनिसेफ की। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये हुआ था आपका 1969 में। हेडक्वार्टर तो याद रखने में कोई दिक्कत है नहीं, न्यूयॉर्क है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल इनके हैं डॉक्टर नटालिया कानेम। तो कैथरीन रसल यूनिसेफ की है, यूनिसेफ विद सी, कैथरीन विद सी। ठीक है, और डॉक्टर नटालिया केनन ये आपके यूएनएफपीए के है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यार फ्रेस्का याद रखिए। फ्रेस्का मतलब एफ फॉर फ्रेंच, आर फॉर रशियन, ई फॉर इंग्लिश, फिर एस फॉर क्या? स्पेनिश, सी फॉर चाइनीज, ए फॉर अरेबिक। ये दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता है कि भाई 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर रहा मैं, मतलब कर ही दिया। ठीक है, तो इन 10 में 10 जो नॉन परमानेंट है, इसमें आपका इंडिया मतलब शामिल होता है 21-22 में। ठीक है, और 8वीं बार ऐसा होता है कि इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बात करते हैं भाई, इस दौरान इंडिया जब सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट 2 बार बना, एक बार अगस्त 2021 में और दिसंबर 2022 में। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास किया गया ऑन तालिबान, रेजोल्यूशन 2593। जब इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था उस समय आपका ये रेजोल्यूशन पास किया गया, रेजोल्यूशन 2593। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 2021 में एक बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट इंडिया बनता है और दिसंबर 2022 में भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के बारे में बात। अच्छा, इंडिया के फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल 26 जून 1945 को जो 50 कंट्रीज ने मिलकर यूएन चार्टर साइन किया था, उसमें इंडिया भी था। डब्ल्यूटीओ का भी आपका फाउंडिंग मेंबर है, जीएटी का भी फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, जीएटीटी का भी फाउंडिंग मेंबर है और डब्ल्यूटीओ का भी फाउंडिंग मेंबर है। डब्ल्यूटीओ कब बना था? 1995 को। ठीक है, जीएटीटी कब बना था? 1948 को। डब्ल्यूटीओ जीएटीटी को रिप्लेस किया था। तो डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे तो समझ में आएगा हमें। और लेकिन नोटिस करिए ये बात, ये आपका जून में है ना, 26 जून 1945 को है। बना कब था? याद करिए, 24 अक्टूबर को। तो जून में चार्टर साइन होता है, फिर 24 अक्टूबर को आपका यूएन बनके तैयार होता है। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यूएन से पहले बन गया था। कब बन गया था? 1944। ठीक है, 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके 2 ऑर्गेनाइजेशन बने थे काफी इंपॉर्टेंट, वो है आपके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान बने थे, तो
इसीलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है किसको? वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को। क्यों बने थे भाई? प्रोवाइड फंड्स, एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन जो है, जो डेवलप कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको पैसा देने के लिए, फंड करने के लिए, ताकि भाई वो पॉवर्टी से लड़ सके और उनका इकोनॉमी स्टेबल हो सके, वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ था। ठीक है। अच्छा, हमने दो ट्विंस की बात करनी है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की करेंगे, फिर आईएमएफ की करेंगे। वर्ल्ड बैंक की करते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में आपके दो ऑर्गेनाइजेशन और आते हैं। एक आता है आपका आईबीआरडी, एक होता है आईडीए। ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम से हमें इसका फंक्शन समझ में नहीं आ रहा? इंटरनेशनल बैंक है, किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन देता है। ठीक है। मतलब कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो किसी कंट्री को और वो वर्ल्ड बैंक के पास जाए कि हमें थोड़ा सा लोन दीजिए, तो वो लोन दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। अच्छा, अब इसमें भी डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें क्या है ना, आपका जो हम लोन देंगे उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम होगा या तो नहीं होगा। यानी कि लो इनकम कंट्रीज को जब आप लोन देते हो बहुत कम इंटरेस्ट पे, तो वो काम करता है आईडीए का। क्या बात समझ में आ रही है दोनों का? आईबीआरडी करता है, लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। आईडीए भी लोन देता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपके लो इनकम कंट्रीज को, इसलिए वो लो इंटरेस्ट और या नो इंटरेस्ट पे देता है, या तो कम इंटरेस्ट पे या तो नो इंटरेस्ट पे देता है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ की बात करें, हेडक्वार्टर्स आपका वॉशिंगटन डीसी ही होगा। जैसे यूएन में हेडक्वार्टर्स वगैरह सब सारे कहाँ थे? न्यूयॉर्क में थे। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक में आपका वॉशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है। आईबीआरडी के टोटल मेंबर्स 189, 174 आईडीए के हैं। ठीक है, कोशिश करिए याद रखने की। मतलब ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, अजय बांगा, 14 प्रेसिडेंट। ये तो पता होना ही चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन वैसे पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये पूछ सकता है 14 प्रेसिडेंट है, कौन सा नंबर वाला प्रेसिडेंट? 14 प्रेसिडेंट है। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। अंशुला कांत और अजय बांगा याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इंडियन है इसलिए आपको, इंडियन ओरिजिन के हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। दोनों का नाम ए से चालू होता है, अजय बांगा एंड अंशुला कांत आपकी सीएफओ है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आईएमएफ की। अच्छा, ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट तो कोई ये तो रॉकेट साइंस है नहीं, 1944 में बना था। इट केम इन इफेक्ट ऑन 27 दिसंबर 1945। ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑब्वियसली वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, सबसे लेटेस्ट ज्वाइन करने वाला जो कंट्री है आपका आईएमएफ, वो है कौन? अंडोरा। ठीक है, अंडोरा लेटेस्ट ज्वाइन करता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टीना जियोर्जीवा। क्रिस्टीना जियोर्जीवा डायरेक्टर जनरल है। चीफ इकोनॉमिस्ट पहले थी गीता गोपीनाथ, अभी उनको रिप्लेस कर दिया है किसने? पियरी ओलिवर गौरिंकास। ठीक है, फ्रांस के हैं ये पियरी ओलिवर, इन्होंने रिप्लेस किया है गीता गोपीनाथ जी को। ठीक है। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था इसका, आईएमएफ का। ठीक है, समझ में आ गया आईएमएफ। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं ना, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक हमने देखा दो, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है, क्या? आईबीआरडी और आईडीए। लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनता है। तो आईडीए आईबीआरडी के अलावा भी आपके 3 और ऑर्गेनाइजेशन है विच आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कौन कौन से? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। क्या करता है? प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट। कैसा इन्वेस्ट करना है उसका एडवाइस देता है। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। ठीक है, ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी किसी कंट्री में ऐसे इन्वेस्ट करती है, मतलब कुछ पैसा इसमें करती है, और यहां मान लीजिए कोई वॉर हो गया, पॉलिटिकल रिस्क, वॉर हो गया, या आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में जो आपका लॉस होगा उसको इंश्योरेंस करने के लिए आपका मीगा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट के मामले में डिस्प्यूट होगा, ये तो इंश्योरेंस है, इन्वेस्ट करेंगे तो उसको इंश्योर करना है। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्प्यूट होगा किसी के साथ, कंट्री के साथ, तो ये आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए बनाया गया आईसीएसआईडी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। दो तो आपके वर्ल्ड बैंक वाले, एक आपको देगा एडवाइस, दूसरा करेगा आपका इंश्योर, और तीसरा करेगा आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये पूरे जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है मिलके बनते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए अब बात करते हैं 5 यूएन मेंबर्स दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। मतलब ये सारे जितने भी हम लोग देखेंगे 5, ये आपके यूएन मेंबर्स हैं, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के पार्ट नहीं है। अभी अंडोरा देखा हमने, ये आपका आईएमएफ का पार्ट है, अभी अभी रिसेंटली बना है, पहले आईएमएफ का पार्ट भी नहीं था। ठीक है, और ये 5 अंडोरा,
क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। क्यूबा नॉर्थ कोरिया तो भाई यूएसए का प्रॉब्लम है इनसे, तो इसलिए ये नहीं आते हैं। और आपके यूरोप में लिechtenstein और मोनाको, और फाइनली अंडोरा, ये सारे आपके वर्ल्ड बैंक के पार्ट नहीं है लेकिन यूएन के पार्ट है। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई आपका वर्ल्ड बैंक का पार्ट और यूएन का पार्ट ना हो? तो ऐसा कंट्री है कोसोवो, यूएन का पार्ट नहीं है लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है कोसोवो। ये बात याद ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, शांघाई उनका हेडक्वार्टर होगा, शांघाई से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक एस्टैब्लिश किसने किया था? ब्रिक्स ने। ब्रिक्स आप जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लो बता भी दिया, ठीक है। तो अब ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स है, इन्होंने बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब ये ब्रिक्स कंट्रीज तो ऑब्वियसली इसके मेंबर होंगे ही होंगे। तो इसके अलावा क्या कोई मेंबर्स है? हाँ, बांग्लादेश है, यूएई है, इजिप्ट है, ठीक है। और आने वाले समय में यूरुग्वे भी बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी इसका जो प्रेसिडेंट है वो आपकी किसी ब्रिक्स कंट्री से ही होगा, तो ब्राजील से है। क्या नाम है? दिल्मा राउसेफ। दिल्मा राउसेफ, राउसेफ, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग यहाँ पे आ रहा। हेडक्वार्टर्स किधर है? शांघाई। ये सारे शांघाई वाले हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट होता है 2015 में। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये कंट्रीज याद रखिए। ब्रिक्स के अलावा कौन से हैं? बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट, ठीक है। अब देखिए शांघाई में और क्या क्या है। देखिए, अब आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, इसको बोलते हैं यूएनएसकैप। यूएनएसकैप की एस्टैब्लिशमेंट 1947 को हुई थी। कहां हुई थी? शांघाई, चाइना में। हेडक्वार्टर इसके है बैंक ऑफ थाईलैंड जो है, वहीं पे आपका हेडक्वार्टर है आपके यूएनएसकैप के, ठीक है। तो खैर हेडक्वार्टर्स तो नहीं है शांघाई में, लेकिन ये शांघाई से रिलेशन ऐसे बन गया, ठीक है। दो देखे हमने, न्यू डेवलपमेंट बैंक और यूएनएसकैप। अच्छा, मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके? 53 है। तो एशिया पैसिफिक है ना, एशिया पैसिफिक के आपके 53 मेंबर्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? अरमीदा सलसिया अलीस जाबाना, जो भी है प्रोनाउंस कर लो भाई, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन स्पेलिंग ये रहा आपके सामने। इंडिया मेंबर है क्या? बिल्कुल मेंबर है, ठीक है। तो याद रखिए, यूएनएसकैप के आपके 53 मेंबर्स, 9 एसोसिएट मेंबर्स, और आपका हेडक्वार्टर्स याद रहेगा। एस्टैब्लिश कब हुआ, कहां हुआ, ये याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, खत्म। अब ये दोनों याद रखिएगा, यूएनएसकैप का तो बैंक ऑफ थाईलैंड है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई हेडक्वार्टर्स है। अब आते हैं हम लोग नायरोबी में। कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन पूछता है ना, इसलिए ऐसे इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो इसका कहीं यूरोप में नहीं, कहीं यूएस में नहीं, कहीं साउथ अमेरिका में नहीं, कहीं एशिया में नहीं, अफ्रीका के नायरोबी नाम की कंट्री में है। नायरोबी, सॉरी, कंट्री कीनिया, और नायरोबी में आपका है ये यूएनईपी, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? देखिए, 5 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है। मेंबर कंट्रीज टोटल कितना है? 193। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनगर एंडरसन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इनगर एंडरसन आपके। ये यूएनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नायरोबी हो गया। अब कौन से शहर पे पहुंचते हैं देखते हैं। अब पहुंचते हैं इटली। खाने से रिलेटेड जो भी चीज है वो आपके इटली में होगा, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। यूएन के बनने से पहले की बात में, यूएन बना था कब? 24 अक्टूबर को ना, 24 अक्टूबर को बनता है यूएन, ठीक है। ये बना उसके मतलब कुछ दिन पहले, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945। ऐसे कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा। हेडक्वार्टर्स किधर है? रोम, ऑब्वियसली सारे अभी रोम में जो होंगे, ठीक है। मेंबर कंट्रीज 194, एसोसिएट 2, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन 1। डायरेक्टर जनरल का नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, डॉक्टर क्यू डोनग्यू, चाइना के हैं। वर्ल्ड फूड डे कब है? ये देखिए 16 अक्टूबर को है। क्यों है 16 अक्टूबर को? अरे क्योंकि आपका फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को, ठीक है। 6 दिन पहले यूएन के, 6 दिन हुए कि 8 दिन पहले, 8 दिन पहले यूएन के। दोनों आपका 8 से डिविजिबल होता है, तो ये सब कुछ भी टिक्स लगा दीजिए याद करने के लिए, ठीक है। ये तो बात होगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एक और था हमने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी तो है फूड के लिए, वो भी उसका भी क्या हेडक्वार्टर्स का होगा? रोम में होगा, देखेंगे आगे। देखिए, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अरे खाना तब खाओगे जब एग्रीकल्चर करोगे, तो एग्रीकल्चर फूड रिलेटेड है ना, तो हेडक्वार्टर भी रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये अभी 1977 में हुआ, दिसंबर 1977 में, और प्रेसिडेंट है अल्वारो लारिवो। क्या है? आईएफएडी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। रोम इटली में है। खाने से रिलेटेड हो गया। खाने से रिलेटेड और क्या? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मैंने बताया 1961, वो 77 था। इससे पहले वाला क्या था? 1977 में। एफएओ 1945 में,
और ये आपका 1961 में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स वही होंगे रोम, जो कि हमने बताया, मेंबर कंट्रीज 120, और आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सिंडी मैकेन, आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेन अब खत्म, रोम का कहानी खत्म। रोम में तीन याद रखने हैं, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और क्या था, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर वाला, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये याद रहेगा आई गेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में। टूरिज्म के लिए कौन सा सिटी आप याद रखिए, मद्रिद, स्पेन। स्पेन मद्रिद में टूरिज्म हो रहा है, WTO है, ट्रेड रही है, ये टूरिज्म है, ठीक है। 1 नवंबर 1975 को उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। सेक्रेटरी जनरल है आपका जूराब पोलोलिकाशविली, समझ लीजिए भाई, ये प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए जो कर पाए, ठीक है। स्पेलिंग आपके सामने है, जूराब पोलोलिकाशविली, जो भी है, ठीक है। ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंगापुर में। सिंगापुर में क्या, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक, ठीक है। एपेक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो कितने कंट्रीज है आपके मेंबर कंट्रीज, आपके 21 है। सेक्रेटेरिएट इसका सिंगापुर में है, ध्यान रखिए, ठीक है। एपेक का एशिया पैसिफिक की बात करें, एशिया पैसिफिक में ही होगा, तो कहाँ है, सिंगापुर में है। एस्टैब्लिश हुआ था 1989, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, रेबेका फातिमा सामारिया, ये आपके ईडी है। इंडिया का मेंबर है, इंडिया बिल्कुल मेंबर नहीं है। तो ये बात होगी हमारे एपेक की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी बात करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग वियना वाले डिपार्टमेंट में आ गए। वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में कौन कौन से कंट्रीज का हेडक्वार्टर है, कंट्रीज कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। देखिए, तो जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, किसी न किसी एनर्जी सोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। और एनर्जी सोर्स से जो रिलेटेड होते हैं, वहां पे क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे होता है। तो देखिए, इसको ध्यान में रखिए। अच्छा, अभी समझ में आएगा ये, इसको पहले दिमाग में रखिए ताकि याद कर, ये सब टिक बता रहा हूँ मैं याद करने के, ठीक है। अदरवाइज इतने सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन है, याद करने में दिक्कत आती है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ होगा, वियना, ऑस्ट्रिया में। मेंबर कंट्रीज 172 है, डायरेक्टर जनरल है जर्ड मुलर, जर्ड मुलर, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट आपका 1966 नवंबर को हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले और एनर्जी वाले, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट तो इनका बगदाद इराक में हुआ था 1960 में। हेडक्वार्टर्स किधर है, वियना, ऑस्ट्रेलिया। क्या भाई, पेट्रोलियम जो आपका एनर्जी सोर्स है, तो भाई जहां एनर्जी सोर्स की बात आएगी वहां आपका वियना, ऑस्ट्रेलिया मार देना है। अच्छा, इसमें एक आया एक गया। देखिए, कॉन्गो 2018 में आया, अंगोला आपका गया, 2024 में अंगोला को लगा कि नहीं, अभी इसका ओपेक का पार्ट रह कुछ फायदा हमें हो नहीं रहा, तो अंगोला ने कहा टाटा बाय बाय, हम बाहर निकल जाते हैं। जनरल सेक्रेटरी है हायथम अल गियास, गियास, ठीक है, हायथम जी हैं। तो हायथम अल गियास आपके ओपेक कंट्री के वो है जनरल सेक्रेटरी। टोटल कंट्रीज है कितनी ओपेक कंट्रीज, आगे देखेंगे। देखिए 12 कंट्रीज है, ये मैप भूल जाइए, ठीक है। मैं ऐसे दिखाने के लिए बताया, अलग अलग कंट्रीज है। कुछ कुछ इसमें गलत भी है, जैसे कि गैबोन नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी आपका भाई ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये चार आपके इंपॉर्टेंट एशिया वाले हैं। भाई देखिए, ईरान इराक है, ये आपका ईरान है, इराक है, सॉरी ये आपका सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, और बीच में छोटा सा कुवैत। ये तो चार आपके हो गए फाउंडर। एक आपका यह वेनेजुएला है, जिसको ऑयल बेच नहीं दे रहा यूएसए, लड़ाई चल रही है ना, तो ये, लेकिन वेनेजुएला भी इज अ पार्ट ऑफ ओपेक कंट्रीज, ठीक है। फिर टोटल कंट्रीज कितने हैं, 12 मेंबर्स है। उसके बाद लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया। अंगोला ने तो कहा कि भाई हमें मतलब नहीं है आपसे, तो वो तो खत निकल गए। तो आपके अफ्रीका के ये 3 हो गए। अच्छा, एशिया में देखो यूएई ने और ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा आपका अच्छा, अफ्रीका में आपका कॉन्गो भी नया ऐड हुआ है, और इक्वेटोरियल गिनी। तो ये आपके 12 कंट्रीज हैं जो कि आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक, ठीक है, ठीक है। और जो बोल्ड लेटर्स में है वो सारे आपके फाउंडिंग मेंबर्स है, आई होप याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के बारे में और बात करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, नाम में एनर्जी आया, जहां एनर्जी दिखे आप मारिए वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। 1957 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, मेंबर कंट्रीज 178 है, ठीक है। लेटेस्ट आपका काबो वर्दे, गिनी और गाम्बिया, ये 3 कंट्रीज ऐड हुए हैं रिसेंटली,
ठीक है, टोटल हो गया फिर 178। डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल मारियानो ग्रोसी, अर्जेंटीना का। तो ये खत्म हो गया हमारा वियना रिलेटेड। अब आते हैं पेरिस की बात करते हैं। अच्छा, पेरिस के लिए याद रखिए कल्चर वल्चर की यहाँ पे बात होगी, कल्चर हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, ठीक है ना। जैसे आपके मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, आपके तो कल्चर भी होता है, ठीक है। और ये कल्चर और मॉन्यूमेंट्स में भाई कौन सी कंट्रीज फोकस कर पाती है जिसमें डेवलपमेंट काफी अच्छा है, ऐसे याद रखिए। अब याद करवाते हैं, देखिए सबसे पहले कल्चर की बात हुई, आप बोलेंगे पेरिस की, बाहर पेरिस है, कल्चर की बात मतलब पेरिस एस्टैब्लिशमेंट 1945 को हुआ है, यूएन के एस्टैब्लिशमेंट के आसपास। नंबर 194 है, एसोसिएट मेंबर्स आपके 12 है, डायरेक्टर जनरल है मिस ऑड्री अजाउले। ऑड्री अजाउले आपके यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है, मिस ऑड्री अजाउले, ठीक है। कल्चर की बात होगी, हमने कहा कि देखिए पेरिस मार्क कर देना, ऑड्री अजूले इनके डायरेक्टर जनरल है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सब अमीर कंट्रीज की लिस्ट है, 38 अमीर कंट्रीज है इसमें, ठीक है। तो भाई कल्चर पे कौन ध्यान देगा, अमीर कंट्री तो ध्यान देंगे। तो याद रखिए पेरिस और फ्रांस, इस तरीके से याद रखने, अरे ये मैं याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ज्यादा इसको इमोशनली नहीं लेना है, ठीक है। अमीर कंट्रीज है ना 38, तो यही तो आपके कल्चर की बात करेंगे, तो इसलिए हमने जोड़ दिया कि हाँ फ्रांस, फ्रांस और पेरिस हेडक्वार्टर्स है। 1961 में आपका एस्टैब्लिश होता है और प्रेसिडेंट है माथियास कॉरमन। माथियास कॉरमन इज द प्रेसिडेंट ऑफ ओईसीडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, भाई हमने कहा ना कल्चर की बात है, भाई कल्चर क्या है, मॉन्यूमेंट्स और साइट्स आपके अच्छे होंगे, वो भी तो कल्चर से रिलेटेड है। तो फिर से कल्चर से रिलेट करके हमने कहा कि भैया पेरिस और फ्रांस इसका हेडक्वार्टर 1965 में एस्टैब्लिश होता है। प्रेसिडेंट है टेरिसा पैट्रिसियो, टेरिसा पैट्रिसियो। ये सब नाम एक मतलब देख लीजिए, 2-3 बार धीरे धीरे याद हो जाएगा ना, रटने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। मतलब ऐसे देखिए आंखें बंद करके एक बार माइंड में नाम दोहराइए और फिर आगे बढ़ जाइए। ज्यादा इसको रटने बैठेंगे तो कभी नहीं रटेगा, लेकिन बार बार पढ़ने से अपने आप चीजें याद हो जाती है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जिम आपका बुइजमैन, नेदरलैंड के। टेरेसा पेट्रिकियो और जर्न बुइजमैन, ठीक है। हेडक्वार्टर तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इंटरपोल की। फ्रांस की बात चल रही है ना, अब ये पेरिस थोड़ा सा अलग हो गया, इंटरपोल चला गया, ठीक है। लायन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 1923। उस समय क्या नाम इसका इंटरपोल था? नहीं, नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ठीक है आपका। उसके बाद आपका 1956 में ये बन जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये कमीशन से आपका बन जाता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन। लायन फ्रांस में 196 कंट्रीज हैं इसमें। सबसे रिसेंट कंट्री कौन ज्वाइन होता है? पलाऊ, ठीक है। इंडिया कब ज्वाइन होती है? 1949 को। प्रेसिडेंट देखिए ये तो काफी फेमस है, अहमद नासिर अल रईसी, यूएई के, ठीक है। जुर्गन स्टॉक आपके सेक्रेटरी जनरल है इंटरपोल के। चलिए भाई अब आते हैं हम लोग लंदन वाले ग्रुप पे। हेडक्वार्टर किसका लंदन में है, ठीक है। तो पहले तो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। अच्छा, इसको ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट मेंबर आपका बोट्सवाना है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नंबर कंट्रीज तो शायद ही पूछेगा। अच्छा, इंडिया ज्वाइन होता है 1959 को और प्रेसिडेंट आपके आर्सिनियो डोमिनिगुएज, ठीक है। आर्सिनियो डोमिनिगुएज। नंबर कंट्रीज हमने बताया 175। एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। तो भैया हेडक्वार्टर तो याद रखना ही है, नया मेंबर याद रख लीजिए और प्रेसिडेंट याद रख लीजिए, आर्सिनियो डोमिनिगुएज, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी आपकी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लंदन जो आपका यूनाइटेड किंगडम है उसके आसपास पूरा सी है ना, तो इसलिए मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लंदन है, ठीक है। अच्छा, फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है 1961 में बना, इसका लंदन में याद रखिए, कोई सूत्र नहीं पा रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। आप बना पाओ तो बना लेना। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये देखिए, पीटर बेनेंसन थे एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर, करेंटली सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर एग्निस कैलामार्ड, ठीक है। लंदन में दो देखिए, मैरीटाइम वाला और एमनेस्टी। तीसरा देखिए न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, इसका भी आपका लंदन में है। नंबर कंट्रीज इसके 48 है। क्या इंडिया मेंबर है? इंडिया मेंबर नहीं है। चेयरमैन कौन है इसका? ब्राजील है और 2023-24 तक चेयरमैन रहने वाला है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1974। ये होगी न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। लंदन में कौन कौन सा है देखिए, तो मैरीटाइम वाला, एक तो न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप और एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीनों याद रखेंगे लंदन वाले, ठीक है। अब आते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मतलब समझ लीजिए मॉन्ट्रियल में प्लेन बहुत उतरता है, कनाडा में बहुत सारे प्लेन आते हैं ना, तो ये याद रखिए प्लेन आने वाला। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन शिकागो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके थ्रू ये बना था
1944 में देखिए ब्रिटेन वुड्स ट्विंस क्या मतलब सेम ईयर में, ठीक है। सिविल एविएशन वाला भी आपका ब्रिटेन वुड वाली ईयर में ही बना था। एस्टैब्लिशमेंट फिर उसका हुआ 1947 में। शिकागो कॉन्फ्रेंस हमने बताया आपका 1944। हेडक्वार्टर्स तो मॉन्ट्रियल कनाडा, इसीलिए तो पूरी भूमिका बांध रहा हूँ मैं। अच्छा नंबर कंट्रीज 193, नहीं नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 193 एक नौ काट दो आप, इतने ज्यादा नंबर नहीं है, 193 मेंबर है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट इसके है मिस्टर साल्वाटोरे स्कियाचिटानो। चिटानो साहब जो है ये आपके हैं सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा देख लिया। अच्छा अब आते हैं हम लोग एशिया साइड आते हैं थोड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक देखा था इससे पहले ब्रिक्स वाला, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ था, शंघाई में था। अब ये न्यू डेवलपमेंट मतलब ब्रिक्स अलग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो आप साउथ एशिया में आ जाइए, वहीं पे हेडक्वार्टर होगा इसका, कहाँ, मनीला में हुआ है। टोटल कंट्रीज में 68 कंट्रीज है। लेटेस्ट मेंबर आपका न्यू ई, नाम ही न्यू ई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, एशियन डेवलपमेंट का जो लेटेस्ट मेंबर कौन सा है ये ध्यान में रखना है, आपका हेडक्वार्टर ध्यान में रखना है। टोटल नंबर 68 है, 49 आपके एशिया पैसिफिक से है, एशिया पैसिफिक के अलावा भी आपके कुछ मेंबर्स हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। मसात्सुगु आसाकावा जो है टोटल प्रेसिडेंट है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे साउथ ईस्ट रीजन में। देखिए साउथ एशिया सब रीजनल, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ये सार का छोटा भाई है कह सकते हैं। तो इसमें भाई आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक है। जो वेस्टर्न बॉर्डर में जितने भी हमारे नेबर्स है उसको छोड़ के जितने भी हमारे नेबर्स है वो सारे इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से देखिए, तो इंडिया तो है ही है, साथ में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कितने हो गए ये, 3 4, उसके बाद म्यांमार हो गया, ये तो 5 हमारे पड़ोसी हो गए। एक हमारा सी का पड़ोसी श्रीलंका, तो 6 हो गए। इसके अलावा सारे पड़ोसी हमारे 6 के अलावा आपका थाईलैंड भी इसका मेंबर है। तो ये भी इसका भी आपका कहाँ है हेडक्वार्टर, मनीला फिलीपींस। तो मनीला फिलीपींस में 2 हो गए, एक तो आपका साउथ एशियन सब रीजनल, ठीक है, फिलीपींस में है। देखिए लेकिन फिलीपींस आपका मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन वहां पे हेडक्वार्टर मनीला में रखा गया है, पता नहीं क्यों। एनीवेज आपके साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मनीला फिलीपींस है। और याद रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका भी मनीला फिलीपींस है, इन दोनों का मनीला फिलीपींस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट में। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट बेसिकली है तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट, लेकिन भाई रशिया का के जो सपोर्टर कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया है। तो हेडक्वार्टर तो रशिया में ही होगा, मॉस्को में। 5 मेंबर कंट्रीज है, रशिया के अलावा 4। तो रशिया के अलावा 4 कौन कौन से हैं, देखिए एक तो अर्मेनिया, भाई अर्मेनिया होगा तो ऑब्वियसली अजरबैजान की, अजरबैजान में दुश्मनी है इसकी, तो अजरबैजान तो नहीं होगा। अर्मेनिया इसका पार्ट है, इसका मतलब क्या, रशिया थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है अर्मेनिया को। अच्छा इसके अलावा आप देखिए बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये देखिए बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और कोई सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है। मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के से जो 2 नाम स्टार्ट होते हैं वही है इसमें, और रशिया है। टोटल ये 5 जो है, दिस इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया लेटेस्ट मेंबर है, 2018 में ज्वाइन हुआ एज 43rd मेंबर। टोटल आपके, अच्छा हेडक्वार्टर नहीं सॉरी, टोटल कंट्रीज इसके 43 है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985, हेडक्वार्टर की बात नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। टोटल मेंबर कंट्रीज 43 है, इंडिया लेटेस्ट है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंडर आपके 35 कंट्रीज आते हैं। इंडिया मेंबर बना है 2016 में। तो अच्छा 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था, G7 कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। G7 कंट्रीज ने कहा था कि भाई एक ऐसा रिजीम बनाना चाहिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ABU। ये है कहाँ पर आपका, कुआलालंपुर मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया में कौन सा है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। तो आपके ब्रॉडकास्टिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके पार्ट होते हैं। टोटल 246 ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के 2 ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन भी इसके पार्ट है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के। याद रखेंगे हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, ठीक है। अच्छा ये शंघाई कोऑपरेशन शंघाई में नहीं है हेडक्वार्टर इसका, इसका बीजिंग में है, ठीक है। बीजिंग इज द हेडक्वार्टर। सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग, 2001 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो इसके मेंबर कंट्रीज देखते हैं। तो मेंबर कंट्रीज की बात करें तो टोटल मेंबर कंट्रीज है 9। कौन, वेरी इजी भाई, देखिए चाइना और रशिया सबसे पहले, ठीक है।
चाइना रशिया सारे सेंट्रल ईस्टर्न कंट्रीज, सॉरी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया, एक बच गया कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। ठीक है ना, सेंट्रल एशियन में याद रखिए कौन सा नहीं है, तो याद हो जाएगा। टोटल 5 है, 5 में से 4 है, कौन सा नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो ये 4 आपके सेंट्रल एशियन हो गए। उसके बाद चाइना रशिया हो गए, 6 हो गए। अच्छा, उसके बाद में आपका इंडिया पाकिस्तान 2017 में यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। देखिए 9 जून 2017 को इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन कर लेते हैं, 2 और हो जाते हैं, टोटल कितने हो गए, 8। और ईरान इसका लेटेस्ट मेंबर है। तो आई होप ये सारी बातें तो याद रहेंगी, ईरान इसका लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। अब हम लोग बैंकिंग की बात करी थी ना, तो हम लोग ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करी थी, उसका हेडक्वार्टर था शंघाई। ठीक है, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका हमने देखा था मनीला फिलीपींस। अब ये आ गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए एनडीबी भी चाइना में हेडक्वार्टर है, एआईआईबी का भी चाइना में हेडक्वार्टर है। एनडीबी का कहाँ है, शंघाई में, और एआईआईबी का है बीजिंग में। याद रखेंगे 109 कंट्रीज है। और मिस्टर जिम ली क्यून, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आप जानते हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, लेकिन स्पेलिंग आपके सामने है। और एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 2016 में, 16 में एस्टेब्लिशमेंट होता है। हो गई ये वाली बात। चलिए अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी यूनिटी बनाने की जो स्टार्ट किया था, ट्रीटी ऑफ पेरिस में 1951 में किया था, और कहा था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है कोल एंड स्टील। 57 में ट्रीटी ऑफ रोम हुआ, पेरिस के बाद चले गए रोम, और फिर इन्होंने बनाया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फाइनली जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो हमें बिल्कुल भूलना नहीं है, कुछ भी हो जाए, वो है 1992 का maastricht ट्रीटी। ठीक है, maastricht ट्रीटी, इससे बनता है आपका यूरोपियन यूनियन। तो ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये ट्रीटी हो गई। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट होता है 1999 को, और विद इफेक्ट में आता है आपका 2002 में। 19 मेंबर है, उस समय थे 19 मेंबर 2002 में जब इफेक्ट में आया था। अभी करंटली 27 कंट्रीज है। और यूनाइटेड किंगडम जो है 2020 में जो ब्रेक्सिट हुआ था, उसमें यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। प्रेसिडेंट कौन है, उर्सुला वॉन डर लेयन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। ठीक है, तो ये आपका एस्टैब्लिश कब हुआ, सितंबर 1961। कहाँ पे, बेलग्रेड, सर्बिया। मतलब सर्बिया में बेलग्रेड है, सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड, वहां पे नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हेडक्वार्टर किधर है, इंडोनेशिया जकार्ता में। टोटल मेंबर्स 120। ठीक है, अब तो फाउंडिंग मेंबर है ये 5 है, ये हमको ध्यान में रखना है, याद भी करना है। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू हो गए, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडिया के नेहरू साहब, इजिप्ट के गैमल अब्दुल नासिर। ठीक है, अब्दुल नासिर इजिप्ट के। उसके बाद घाना का एनकामे एनक्रूमा। उसके बाद इंडोनेशिया का सुकार्नो। ठीक है, तो भाई एशिया, यूरोप और आपका अफ्रीका, तो पूरा आपका ये 5 कंट्रीज का आपका हेड के नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन से आप थे, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना। अफ्रीका के देखिए 2 हैं, इजिप्ट और घाना, एनक्रूमा और अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया का सुकार्नो, इंडिया के नेहरू साहब, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो। आई होप ये याद रहेगा नाम। फिर बात करते हैं हम लोग एशियन कंट्रीज की। तो एशियन कंट्रीज की बात करें तो टोटल 10 कंट्रीज है। ठीक है, मैप में आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन जितने भी नेशन है सब आप गिन लीजिए। देखिए म्यांमार, थाईलैंड तो याद रहेगा। ये 3 कंट्रीज देखिए साथ में याद रखा करिए। पूरा एक साइड में वियतनाम, और वियतनाम का पूरा बाउंड्री जोड़ते हुए कंबोडिया और लाओस। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो भाई एक तो इंडोनेशिया, उसके जस्ट टिप पे ये आपका सिंगापुर आता है, फिर आपका पूरा इंडोनेशिया आता है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा ये आइलैंड आपका ब्रूनेई, सिंगापुर छोटा आइलैंड, ब्रूनेई छोटा आइलैंड, और आइलैंड ग्रुप ये आपका फिलीपींस। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपका कब एस्टैब्लिश होता है ये। 8 अगस्त, कंट्रीज दोबारा देखेंगे हम लोग। 8 अगस्त को बोलते हैं एशियान डे। क्यों बोलते हैं, 8 अगस्त को ही एशियान बना था ऑब्वियसली। अच्छा, जकार्ता इंडोनेशिया में है, याद करेंगे जकार्ता इंडोनेशिया में कौन कौन से 2 है, एक तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और एक है आपका एशियान, याद रखिए। सेक्रेटरी जनरल है काओ किम हाउर्न। ठीक है, इसका जो 2022 का समिट था वो हुआ था कैम्बोडिया में, और थीम था एशियान यूथ 2022। और 2022 को ईयर ऑफ एशियाज यूथ भी बोला गया है।
चलिए ये है ना हमारे करंट मेंबर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा ब्रूनेई हमने देखा ना, इसके जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? बड़ा सा आइलैंड कंट्री जो देखा था फिलीपींस, उसके बाद छोटा कंट्री था सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो बेसिकली इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये तो हो गए आपके इस साइड वाले कंट्रीज ना। तो यहाँ पे अगर इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़े तो जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है उसमें ये सारा सारा पार्ट हो गया, तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये चार हो गए। ब्रूनेई हटा दीजिए, छोटा सा कंट्री है। तो ये चार आपके फाउंडिंग मेंबर है। और फाउंडिंग मेंबर में कौन कौन आता है आपका? थाईलैंड आता है। मतलब वेस्ट साइड की कंट्री जितनी भी है उसमें आपका थाईलैंड एक फाउंडिंग मेंबर है। बाकी सब हम लोग आई गेस आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। अच्छा 10 कंट्रीज है, वियतनाम, कंबोडिया हो गया, लाओस, ब्रूनेई हो गया, ठीक है। और सबसे रिसेंट जो मेंबर ज्वाइन हुआ है वो 10वां मेंबर है कंबोडिया, 1999 में ज्वाइन हुआ। इंडिया मेंबर है क्या? नहीं है, लेकिन मतलब मेंबर मेंबर बनने के रोड पे है। देखिए डायलॉग पार्टनर बना इंडिया 1992 में, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। प्रॉपर डायलॉग पार्टनर बनता है 1995 में। इंडिया और एशियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है, AIFTA, ठीक है। आपका कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में आपका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था 2003 में, ठीक है। और ये लागू हुआ 2010 में। लागू होते होते काफी समय लग गया, ठीक है, लेकिन लागू हो चुका है 2010 में आपका एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सार्क। चलिए बात करते हैं हम लोग सार्क कंट्रीज की, ठीक है। तो सार्क सार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुआ था? सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और हेडक्वार्टर्स किधर है? काठमांडू में है। तो क्या याद रखना है हमको भाई? हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है, एस्टेब्लिशमेंट ढाका में हुआ था, ठीक है। आपस में ऐसे मिक्स नहीं करना दोनों को, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली सार्क का चार्टर डे कब था? 8 दिसंबर को ही होगा जब ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? गुलाम सरवर, बांग्लादेश के हैं गुलाम सरवर साहब, ये आपके सेक्रेटरी जनरल है। 15वें सेक्रेटरी जनरल थे, है ये मतलब, ठीक है। अच्छा अभी सार्क में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था सार्क कंट्रीज के बीच में। कहाँ पे? 2004 में इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कस किया गया कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए सार्क का। अच्छा उसके बाद ये इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2006 में, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं 2006 में ढाका में जो समिट हुआ था, 13वां समिट। तो 13वें समिट में अफगानिस्तान को ऐड कर दिया गया। 2006 में 13वां समिट हुआ था। और फिर 14 समिट कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इंडिया में कहाँ कब कब हुआ? सेकेंड समिट हुआ, उसमें 6 जोड़ी 8, 8 समिट, 8 में 6 जोड़ी 14, 14 समिट, 2 8 14, 2007 में हुआ था आपका 14वां समिट। तो 86 में पहली बार, उसके बाद उसमें आप देखिए 95 में नेक्स्ट आपका 8 समिट, देन आपका 2007 में। 2007 के बाद अभी जैसे सार्क में ज्यादा फोकस इंडिया कर नहीं रहा, क्योंकि अभी क्या होता है, पाकिस्तान क्या करता था हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब काम का काम कुछ नहीं करता था, हर चीज में वो मतलब इंडिया के साथ लड़ाई होने लगती है हर बार। तो भाई जिस जिस आपकी ग्रुपिंग में पाकिस्तान है उस ग्रुपिंग में रहने का कुछ फायदा ही नहीं है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या करें मतलब। तो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, सार्क का जो फ्यूचर है वो ठीक रह नहीं पाया। तो सार्क को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मतलब है तो कहने को तो है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी जाते नहीं है मीटिंग में, ठीक है, अपना कोई डेलीगेट भेज देते हैं, तो इतना सीरियसली आजकल लिया नहीं जा रहा। दिल्ली में समिट भी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोविड वगैरह आ जाता है तो तब हालत खराब हो जाती है। तो ये सार्क का तो ज्यादा कुछ फोकस कर नहीं रहे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं मेंबर कंट्रीज। तो ऑब्वियसली आपका ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं सब गिन लीजिए आप। म्यांमार छोड़ दीजिए, चाइना छोड़ दीजिए, तो बचे आपके 7, ठीक है। 2 आपके मैरीटाइम और बाकी जो आपके 5 है वो आपके लैंड वाले, चाइना म्यांमार छोड़ के। तो ये 7 मेंबर्स थे। उसके बाद 8वां आपका अफगानिस्तान ज्वाइन हुआ था बाद में। कब ज्वाइन हुआ था ये देखा क्या हमने? हाँ देखिए 13वें समिट ढाका में, हमने कहा 2006 में आपका ज्वाइन हुआ कौन? अफगानिस्तान, ठीक है। ये हो गया सार्क की बात। अच्छा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग। तो आपका जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आप हटा दीजिए रशिया को और चाइना को, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? BIS यानी कि IBSA। IBSA मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम। 2003 में इन्होंने चालू किया। तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका 2021 में का चेयर इंडिया ने किया था और 2023 का चेयर जो है ब्राजील ब्राजील ने किया था, ठीक है। 20 साल कंप्लीट हो गया था इसी में। इंडिया ने जब चेयर किया था तो आपका थीम था डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट। 2021 का है तो आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, एनीवेज, लेकिन इंडिया के जब था तो थीम ये था, ठीक है। ये हमने ध्यान में रख लिया। फिर बात करते हैं एशिया यूरोप मीटिंग। तो एशिया और यूरोप की एक ग्रुपिंग है। हेडक्वार्टर कहाँ है? एशिया में। कहाँ है एशिया में? बैंकॉक, थाईलैंड।
ठीक है। 51 कंट्रीज, दो ऑर्गेनाइजेशन, कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन होंगे भाई? एक तो यूरोप का यूरोपियन यूनियन, एक आपका एशिया का आसियान, ठीक है, साउथ एशिया का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आसियान प्लस 3। आसियान कंट्रीज तो 10 हमको याद हो ही गए होंगे, इसमें आप चाइना, जापान, कोरिया ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आसियान प्लस 3, पी फॉर प्लस, टी फॉर 3। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है आसियान कम्युनिटी विजन 2025 को इम्प्लीमेंट करने का भी मतलब इन्होंने एम बनाया है। ठीक है भाई, आसियान में 3 जोड़ लिए, अब आसियान में 5 जोड़ लीजिए। 3 जो पहले जोड़े थे क्या, कौन? चाइना, जापान, कोरिया ना। चाइना, जापान, कोरिया के अलावा चाइना, जापान तो जोड़िए, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जोड़ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जोड़ देंगे तो जो बनेगा वो आपका ग्रुपिंग होगा कॉल्ड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इन सारे कंट्रीज के बीच में। ठीक है, बात थी कि इंडिया भी ज्वाइन करे, लेकिन इंडिया को लगा कि यहाँ ज्वाइन करना ठीक नहीं रहेगा। खैर ये तो काफी ज्यादा वुमेन्स का क्वेश्चन हो गया, क्यों ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे रीजन है। एनीवेज, तो आपका 2012 एशियन समिट में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में आरसीईपी। मतलब काफी डायलॉग वगैरह चले, काफी दिक्कतें थी लोगों को। ठीक है, चाइना अपना माल डंप कर देगा, इकोनॉमिक मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। अब चाइना तो डंपिंग पॉलिसी भी बिलीव करता है, तो अब चाइना इस ग्रुपिंग का पार्ट है, तो इस ग्रुपिंग का पार्ट रहना कितना बेटर होगा इंडिया के लिए, ये सोचने वाली बात थी। तो ये सारी बात है। ऑलरेडी वैसे भी आसियान और जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो वैसे ही चल रहा है, अब इसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया क्यों ऐड करें जबरदस्ती में? ठीक है, तो मतलब ये वाली बात थी, और कई सारे और रीजन है, उसको डिस्कस नहीं करते हम लोग। तो ये हो गया आरसीईपी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है ढाका में है, सार्क का भी ढाका में ही था। ठीक है, अच्छा, इसमें बैंकॉक डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है कि आपका बैंगलोर डिक्लेरेशन जो हुआ था 1997, 6 जून 1997 को बना था बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक सही है, बिम्स्टेक हम लोग भी सही क्यों है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग। सेक्रेटरी जनरल अभी करेंटली है इंद्रमणि त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट हो गया, ऑब्वियसली इसको याद रखना है। अच्छा, समिट इसके कई सारे हुए थे। देखिए आपका 1997 में पहली समिट इसका 2004 में हुआ था, 4-4 साल में होता है, 8 में हुआ। फिर आपका थर्ड समिट में काफी समय लगा दिया। फोर्थ समिट आपका काठमांडू में हुआ था। दिल्ली में कहा हुआ था सेकंड समिट 2008 में, बिम्स्टेक की बात हो रही है। 2018 में काठमांडू, और पांचवा जो समिट था वो कोलंबो में, रिसेंट वाला याद रखिए, कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में, कोलंबो में। इंडिया का हुआ था सेकंड समिट। टोटल कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। तो पांचवा याद रखना, सेकंड याद रखना। ठीक है, तो और पहला तो याद रखना ही है। सबसे पहला तो आपका बैंकॉक, तो 2004 में। डिक्लेरेशन कौन सा था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब आते हैं कंट्रीज की बात करते हैं। अभी कंट्रीज में क्या की बात करें तो बिम्स्टेक में जो जो प्रॉब्लम क्रिएटर है हमारे पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान भी इसमें नहीं है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है। जो आप सार्क का जो ग्रुपिंग देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान हटा दीजिए, बाकी सेम ग्रुपिंग है। म्यांमार, थाईलैंड ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा आपका बिम्स्टेक। तो ये भी आपके 7 कंट्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पर फोकस कर सकता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं अड़ंगा डालने के लिए हर चीज में। ठीक है, अब बात करते हैं G7 की। भाई आपके 7 सबसे बड़े इकोनॉमीज, मतलब पावरफुल कंट्रीज आपके G7। उसके बाद कुछ समय बाद ये G8 भी हो गया था, रशिया को ऐड कर दिया गया था। G7 में कौन सा कंट्रीज है, कब एस्टैब्लिश हुआ देखते हैं। 1975 में एस्टैब्लिश हो गया। मेंबर कंट्रीज में देखिए कौन कौन है भाई। साउथ अमेरिका से कोई है क्या? नहीं है। अफ्रीका से कोई है क्या? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया वाले रीजन से कोई है क्या? नहीं है। कौन से 3 कंटिनेंट है आपका? नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से और एशिया से। एशिया से एकमात्र कंट्री को इज्जत मिली है जापान। और नॉर्थ अमेरिका में यूएसए तो हो गई, यूएसए ने अपने साथ में हमेशा कनाडा को लेके चलता है। 2 हो गए यहाँ से, 1 हो गया यहाँ से, 3 बचे कितने? 7 करने के लिए, और कितने चाहिए? 4 चाहिए। यूरोप में 4 कंट्री है, गेस करिए कौन से? तो यूके होगा, फ्रांस होगा। ठीक है, इसके बाद जर्मनी भी होगा और इटली है। ये तो याद रहेगा, यूके फ्रांस तो आपस में साथ साथ चल रहे हैं, पड़ोसी 2 देश है। और जर्मनी पावरफुल कंट्री है वहां का, तो ये 3 तो ऑब्वियस है। इटली अलग से याद रखिए, टोटल हो जाएंगे G7। अच्छा, बाद में इनको लगा कि देखिए आपको रशिया भी तो बड़ा कंट्री है, उसको मिला लेते हैं, तो मिला लिया गया बाद में। ठीक है, एक्चुअली 1975 में ये ग्रुप ऑफ 6 था। अगले ही साल आपका कनाडा ज्वाइन कर देता है। ठीक है, और पहला मीटिंग जो होता है G7 का वो कहाँ होता है? पोर्टो रिको में होता है 1976 में। तो G7 का पहला मीटिंग पूछा जाएगा तो कहाँ है? पोर्टो रिको में। ठीक है, अच्छा, पोर्टो रिको में सबसे पहला G7 का मीटिंग था। G8 कब बनता है? 1997 में रशिया को ऐड कर दिया जाता है। तो 1997 से लेकर 2014 तक रशिया बढ़िया मेंबर रहता है, तो ये G8 इस पूरे को G8 बोलते थे। लेकिन 2014 में क्या हुआ? रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया। क्रीमिया पे अटैक कर दिया तो लोगों ने विरोध किया, रशिया को निकाल दिया। G7 से दोबारा G8 से दोबारा G7 हो गया। तो रशिया कब से? 1997 से लेकर 2014 तक इसका मेंबर रहता है। ये बात होगी G7 की। आगे बढ़ते हैं।
भाई देखिए, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, 1917 में, 75 में एस्टेब्लिश हुआ। ये भी आपका G7 में 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। आपका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी आपका 1975 में एस्टेब्लिश होता है। हेडक्वार्टर्स किधर है? जेदा, जेदा सऊदी अरेबिया। नंबर कंट्री 57। तो 57 मुस्लिम कंट्रीज का एक जो ग्रुपिंग है, दैट इज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। तो ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जजीर। ठीक है, ये याद रखिए। फिर बात है बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज में हमने देखा कौन कौन से कंट्रीज है। ये देखिए, छोटे जो तीन कंट्रीज है ना, रशिया से लगे हुए हैं। फिर रशिया से लगा हुआ ये बेलारूस है, उसके नीचे यूक्रेन है। ठीक है, रशिया के नॉर्थ में आपका यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया और लुथीनिया, ये तीन कंट्रीज हैं। इन तीन कंट्रीज को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। क्यों? बाल्टिक सी के बगल में। अब बोलोगे बाल्टिक सी के बगल में तो ये भी है, तो लेकिन उसको, ये सब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को नहीं बोलते। ठीक है, इनको नॉर्वेजियन कंट्रीज आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप बाल्टिक सी के जो आपके ईस्ट साइड में आपके जो एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया है, यही तीन आपके बाल्टिक कंट्रीज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए तीन कंट्रीज के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख रहे हैं वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORARC। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या मतलब होता है? ये हमारा इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन के रिम पे जो जो सारी कंट्रीज हैं किनारे पे, उन सारे कंट्रीज ने मिलकर ये एसोसिएशन बनाया है। तो टोटल सारे कंट्रीज अगर मिला लेंगे इंडियन ओशन के रिम पे जो है, तो टोटल 23 कंट्री इसके मेंबर है। ठीक है, इंडिया ऑब्वियसली मेंबर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम है सलमान अल फरीसी, और हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। देखिए कहां पे है? इबीन मॉरिशियस। तो आपके मॉरिशियस में है ये। ठीक है, मॉरिशियस यहाँ पे कहीं पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे आइलैंड कंट्री है मॉरिशियस में, इबीन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग G20। G20 की समिट अभी इंडिया में हुआ था, हमने देखा था ना। जी में तो 20 से 21 हो गए। 2023 में इंडिया में समिट हुआ था, हम सब जानते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन को और ऐड कर दिया गया था, 21वां मेंबर। तो कब एस्टैब्लिश हुआ? 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था G20। कोई हेडक्वार्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके G20 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। फिर स्टार्ट बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहां पे था? वियना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर था। लेकिन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो दुबई यूएई में है। तो आपके ईयू भी इसका मेंबर है और 168 कंट्रीज और इसके मेंबर है। तो एस्टैब्लिश हुआ था 2009। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? गौरी सिंह, इंडियन है, नाम याद है रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रांसिस्को ला कमेरा, ये आपका डायरेक्टर जनरल है ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन कोऑपरेशन डायलॉग। एशियन कोऑपरेशन डायलॉग मेंबर कंट्रीज आपके 23 हैं। आपका कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। सेक्रेटरी जनरल है पोंचाय दानवीवाथाना, पोंचाय दानवीवाथाना है आपके सेक्रेटरी जनरल। ये है एशियन कोऑपरेशन डायलॉग, हेडक्वार्टर्स कुवैत सिटी, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर्स है अबिदजान, कोट डे आइवरी में। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था 10 सितंबर 1964 को। मेंबर कंट्रीज इसके 81, इंडिया मेंबर कंट्री है, बनती है 1983 में इंडियन मेंबर कंट्री बनती है। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया में मेंबर है, 1983 में बना है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स है आपका अबिदजान, कोट डी आइवरी, ये याद रखिएगा। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ली हमने। अच्छा, अब हेग में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरा है आपका केमिकल वेपन वाला ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखेंगे दोनों। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में बना यूएन के साथ। हेग नेदरलैंड्स, हेग किधर है? नेदरलैंड्स में है। टोटल मेंबर कंट्रीज 193 है और प्रेसिडेंट आईसीजे के हैं नवाब सलाम। नवाब सलाम आपके यूएसए के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है जूलिया सेबुटिंडे, जूलिया सेबुटिंडे आपकी रशिया की है और नवाब सलाम प्रेसिडेंट है। तो ये बात होगी हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर्स नेदरलैंड, हमें याद रहेगा। नेदरलैंड में दूसरा कौन सा है? आईसीजे देख लिया। दूसरा देखिए केमिकल वेपन के ऊपर एक बना है हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, 1997 में बना। हेडक्वार्टर्स अगेन हेग नेदरलैंड्स में है। मेंबर कंट्रीज आपके 193। प्रेसिडेंट है फर्नांडो एरियास, फर्नांडो आरियास, ये है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये तो बड़ा आसान है। इसका हेडक्वार्टर्स दुबई में है, याद रखिएगा। 1909 में एस्टैब्लिश होता है। मेंबर कंट्रीज इसके 106 हैं, 106। ठीक है, मेजर क्रिकेटिंग नेशंस बहुत कम कम है, लेकिन टोटल मेंबर कंट्रीज इसके 106 हैं आईसीसी के। प्रेसिडेंट है ग्रेट बार्कले। फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर इज इंदिरा नूई। ठीक है, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी। नेक्स्ट 5 आईज।
फाइव वाइज मेंबर कंट्रीज हैं। ये मेंबर कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक इन्होंने ये ग्रुपिंग बनाई है। इसमें देखिए याद रखना तो आसान है मेंबर्स, भाई यूएस के साथ कनाडा हमेशा जुड़ के आएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा न्यूजीलैंड आएगा, ठीक है, इसके अलावा यूके, ठीक है। तो ये देखें हमने फाइव आइज। नेक्स्ट अफ्रीकन यूनियन की बात की हम लोगों ने, अफ्रीकन यूनियन की बात करते हैं। एस्टैब्लिश हुआ 2002 में। तो अफ्रीकन यूनियन से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ओएयू। फिर 2002 में इसका नाम फिर अफ्रीकन यूनियन पड़ा। मई 1963 में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन आपका 32 हेड ऑफ स्टेट्स आपका अदीस अबामा में फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, और उसी का नाम चेंज करके बाद में हो जाता है अफ्रीकन यूनियन इन 1999। मेंबर कंट्रीज करेंटली कितने हैं? 55 मेंबर कंट्रीज हैं। और अभी सर प्रेसिडेंट कौन है? मॉरिशियस के प्रेसिडेंट हैं आपके मोहम्मद औल्द गाजौनी। मोहम्मद औल्द गाजौनी ये आपके प्रेसिडेंट है ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। बात कर लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की। तो इसमें ये होता है कि इज अ शिप रेल एंड रोड रूट। तो इसमें शिप भी होगा, इसमें रेलवेज भी होगा और आपका रोड रूट भी होगा, ठीक है। कहां से कहां तक होगा? देखिए इंडिया से शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो है। तो इंडिया से शुरुआत करके हम लोग फिर पहुंचेंगे रशिया, ईरान। तो इंडिया सबसे पहले देखिए ईरान पहुंच गया, बंदर अब्बास। ईरान से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बाकू, अजरबैजान, ठीक है। यहां तो शिप से पहुंचे, फिर आपका रोड और ट्रेन से आप बाकू पहुंचते हैं। बाकू के बाद आपका अस्त्राखान, फिर आपका मॉस्को। तो इतना छोटा डिस्टेंस आपका गवर्नमेंट है तो काफी बड़ा, लेकिन अगर देखा जाए मॉस्को हमें अभी कैसे कैसे पहुंचते हैं हम लोग, प्रॉपर ऐसे जाते हैं हम लोग अरेबियन पेनिनसुला के किनारे, रेड सी होते हुए, आपका मेडिटेरेनियन सी होते हुए, फिर स्पेन के किनारे से आप जिब्राल्टर होते हुए, फिर नॉर्थ सी होते हुए, बाल्टिक सी होते हुए, फिर पहुंचते हैं हम लोग रशिया। इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है हम लोग रशिया पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने की बात चल रही है। तो ये है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा अगर ये आपका जो रूट है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर बात करते हैं अशगाबाद एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें आपका सेंट्रल एशिया की बात तो नहीं की हमने भाई। सेंट्रल एशिया के, ये आपका सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया से कैसे जाएंगे? तो उसको जाने के लिए हमने एक अशगाबाद एग्रीमेंट है, ये आपका मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। किसके बीच में? आपके जो स्थान कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अच्छा देखिए तजिकिस्तान और किर्गिस्तान नहीं है इसमें स्थान कंट्रीज में, ठीक है। उसका इसका जो इसमें कौन नहीं है? KRY नहीं है। KRY मतलब किर्गिस्तान, किर्गिस्तान नहीं है। और कौन है? तजिकिस्तान नहीं है, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्थान कंट्रीज, बाकी तीन जो आपके स्थान कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनका एग्रीमेंट है ईरान के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ और ओमान के साथ। तो ये आप एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की बात है जहां पे सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका एग्रीमेंट हुआ अप्रैल 2016 में। अशगाबाद आपका तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है इसमें, तो पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो जाएगा, होगा पता नहीं, क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर से जाओ होके निकलना है। तो इंडिया ये एग्रीमेंट को ज्वाइन करती है फरवरी 2018, ठीक है भाई। तो ये है आपका अशगाबाद एग्रीमेंट, सेंट्रल एशिया को जोड़ता हुआ। फिर आपका यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म। एक्चुअली यूएन के कुछ पीस कीपर्स होते हैं ना, तो पीस कीपर्स की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। पीस कीपर दुनिया में हर जगह जाते हैं वर्ल्ड में पीस कीपिंग का काम करने के लिए यूएन की तरफ से, तो उनको सेफगार्डिंग प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मीथेन पेज और आउकुस की। पहले बात करते हैं ग्लोबल मीथेन पेज। यूएस और यूके साथ आती है, कहती है कि भाई हमको मीथेन का लेवल 1/3 कर देना है बाई 2030। 1/3 किसका? 2020 में जितना मीथेन था, ठीक है, उसका जैसे इतना मीथेन था तो उसका 1/3 कर देंगे, उसका केवल 1/3 कर देंगे, बाकी इतना जो पोर्शन है एक्स्ट्रा वो उसको अभी नहीं रिलीज करेंगे। तो इसके लिए कोशिश चल रही है ग्लोबल मीथेन पेज की। किसका इनिशिएटिव याद रखिए आपका? यूएस और यूके का। और कितना लेवल पहुंचाना ये भी याद रखिए, आउकुस। भाई ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ठीक है, ये आपका आउकुस बना रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये लोग चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग किया जाए इस एरिया में। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन वगैरह ऑस्ट्रेलिया को दिया जा रहा है। तो 2021 में ही बना है ये आउकुस। बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब चाइना काउंटर करने के लिए ही कर रहे हैं ये सब। नेक्स्ट हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं।
देखिए नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, एक होती है डेनमार्क, एक छोटी सी डेनमार्क है, और एक बड़ा सा जो आइलैंड है ये तो डेनमार्क का ही रीजन है, तो डेनमार्क हो गया और आपका ग्रीनलैंड हो गया। इसके अलावा देखिए आप ये आपका फरोर आइलैंड, फरोर आइलैंड किसका पार्ट है, ये भी आपका डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड का पार्ट यहाँ पे एक है, आलैंड आइलैंड है आपका, फिनलैंड स्वीडन के बीच में एक आइलैंड है, आलैंड आइलैंड, ये भी आपका फिनलैंड का पार्ट है। इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये आपका आइसलैंड हो गया, ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे कंट्रीज मिला के बनाते हैं हमारे नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, इसमें देखिए बाल्टिक कंट्रीज नहीं है, यहाँ पे 3 बाल्टिक कंट्रीज हमने पढ़े थे ना, कौन से, एस्टोनिया, लाटविया, लुथनिया, तो ये कंट्रीज नहीं है इसमें। ठीक है, ये नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज अलग है और बाल्टिक कंट्रीज अलग है, दोनों ही पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की कहानी शुरुआत समझते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रिक्स का जो कंसेप्ट था आपका, गोल्डमैन सैक्स जो है, इनके एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक पेपर सबमिट किया जिसका नाम था ब्रिक 2001 ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर नंबर 66। ठीक है, और इसका टाइटल था पेपर का, द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया एक ग्लोबल का, एक ग्लोबल ग्रुपिंग का जिसका नाम है ब्रिक। ठीक है, जो आपस में एक इकोनॉमिक महाशक्ति बनकर उभर सकता है, इनके पास सारे वो गुण हैं जो कि इनको महाशक्ति बना सकते हैं। कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, तो इनकी एक ग्रुपिंग बननी चाहिए। तो ठीक है, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया, ब्रिक्स का कंसेप्ट सबसे पहले दिया आपका गोल्डमैन सैक के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत बड़ी अच्छा लगा। तो ब्रिक कंट्री सबसे पहले आपके सेंट पीटर्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। एक बढ़िया कंसेप्ट आया मार्केट में, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं सब लोग, डिस्कस किया। तो उस समय आपका सेंट पीटर्सबर्ग में आपका G8 आउटरीच समिट चल रहा था, जुलाई 2006 में मीट करते हैं पहली बार। तो उन्होंने मीटिंग करी, मतलब साइडलाइन से G8 आउटरीच समिट के साइडलाइन से मीटिंग करी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है, उनको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद प्रॉपर आपके ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कहा कि देखिए यूएन असेंबली में न्यूयॉर्क में होने वाला है जनरल असेंबली की मीटिंग, उसके साइडलाइन पे एक और बार मिल लिया इन्होंने। अच्छा, फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग एक ब्रिक वाला एक संगठन बनाएंगे, BRIC। तो उन्होंने एक ब्रिक संगठन बन के तैयार हो गया। इसकी पहली समिट कब हुई थी, देखिए फर्स्ट ब्रिक समिट जो था वो हुआ था ये का तेरिनबर्ग रशिया, ये का तेरिनबर्ग याद रखिए, वाई से ये का तेरिनबर्ग, ये आपका रशिया में पहला समिट हुआ था। कब हुआ था, 2009 में। ठीक है, देखिए जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे पहली बार ये लोग, जी एट के आउटरीच समिट में 2006, उसके 3 साल बाद 2009 में पहली मीटिंग कर लेते हैं ये लोग, ये भी फिर रशिया में ही करते हैं, ये कैटरिनबर्ग में। ठीक है, उसके बाद सेकंड समिट होता है ब्रिक समिट, और तीसरे समिट में आपका एक नया कंट्री ऐड हो जाता है जो कि है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड कर जाता है तो बनता है ब्रिक्स। तो जो तीसरा ब्रिक समिट था, ठीक है, 2011 में हुआ तीसरा ब्रिक समिट, वो आपका पहला ब्रिक समिट भी है क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें पहली बार ऐड हो गया। तो पहला ब्रिक समिट अगर आप बोला जाए वो है सानिया, चाइना। और अगर सबसे पहला ब्रिक समिट बोला जाए, साउथ अफ्रीका इसमें नहीं है, ठीक है, ब्रिक समिट BRIC, तो वो है आपका ये का, अरे वही है, ये का तेरिनबर्ग रशिया। ठीक है, यहां हुआ था पहला ब्रिक्स कहां पे हुआ था, BRIC, जब साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था। तो ये हुआ था सानिया, चाइना। आई होप ये याद रहेगा। थीम क्या था इसका, थर्ड वाले का, थर्ड ब्रिक समिट और फर्स्ट ब्रिक समिट, इसका था ब्रॉड विजन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अच्छा साउथ अफ्रीका जो है आपका 2010 में ऐड हुआ, तब जाके 2011 में आपका तीसरा समिट होता है ना। अच्छा, अभी 2010 की बात होगी, ब्रिक्स हो गए, 5 कंट्रीज हो गए। ठीक है, लेकिन 2024 में, जनवरी 2024 में और कंट्रीज भी ज्वाइन हो गए। कौन कौन से देखिए, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी ज्वाइन होता है, इजिप्ट और इथियोपिया भी ज्वाइन होता है। तो टोटल अभी हमारे हो जाएंगे ब्रिक्स कंट्रीज 10। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्वाड की। क्वाड क्या है, क्वाड 4 कंट्रीज का जो 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है। कौन से 4 कंट्रीज देखिए, यूएसए हो गया आपका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई होती है, तो ये जो 4 कंट्रीज हैं आपके, ये 2004 में सुनामी आती है इंडियन ओशन रीजन में। तो सुनामी में हेल्प करने के लिए आपका ये 4 कंट्रीज साथ आती है। फिर 2007-8 की बात कर लेते हैं। 2007-8 में आपका एशियान का रीजनल फोरम समिट था फिलीपींस में 2007 में। तो इसके साइडलाइन पे भी ये 4 कंट्रीज बैठते हैं। उसके बाद ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है। फाइनली 2017 में आपका ईस्ट एशिया समिट हो रहा था, नवंबर 2017 में। वहां पे ये लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग एक ग्रुपिंग बनाएंगे।
ठीक है। और इसका ये जो ग्रुपिंग था, क्वाड का ग्रुपिंग, इसका इसका सबसे पहले जो क्वाड लीडर्स है उसका समिट कब हुआ था? 24 सितंबर 2021 में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। तो इस वाले समिट में नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड क्या है? फ्री, ओपन, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री मतलब इंडो पैसिफिक रीजन आपका ओपन रहे, प्रॉस्परस रहे, ये आपका गोल है। ठीक है। तो ये भी चाइना का दबदबा था, इसको काउंटर करने के लिए ये क्वाड बना। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कई सारे हैं, तो एक साथ सब याद हो जाएंगे अब। चलिए स्विट्जरलैंड वाले सारे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN रेड लिस्ट निकालता है जो। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह है वो उसका लिस्ट पूरा निकालता है, कंजर्वेशन की बात करता है IUCN। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड में मेनली आपके दो जगह हैं, आपका ग्लैंड और आपका जेनेवा। तो ग्लैंड में दो हैं। ठीक है, दो याद रखिए। IUCN 1948 में बना था, आपका प्रेसिडेंट है इसके है राजन अल मुबारक, UAE। डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर ग्रेथेल एग्विलार, कोस्टारिका। तो ठीक है, ये हो गया IUCN के बारे में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ग्लैंड में दूसरा जो है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। ये भी आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1961 में इसका भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका 1948 में हुआ था, 1961 में होता है। प्रेसिडेंट इसका है आदिल नजम, और आपका डायरेक्टर जनरल इज क्रिस्टन स्विज्ट, जो भी है देख लो ना, तो ये स्पेलिंग है इसका। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, IUCN हो गया, तो दोनों नेचर से रिलेटेड है। तो नेचर से रिलेटेड ही तो है IUCN, कंजर्वेशन और नेचर से रिलेटेड। उसी तरीके से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी आपका नेचर से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो आपका एनिमल्स से रिलेटेड है, मतलब नेचर कंजर्वेशन के लिए जो दो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, IUCN और WWF, दोनों का ही आपका हेडक्वार्टर किधर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड जो है ये आपका तीसरा शहर है। हमने ग्लैंड और जिनेवा की बात की ना, इसके अलावा आपका कोलोग्नी है स्विट्जरलैंड में, यही प्रोनाउंस करते होंगे आई गेस। ठीक है, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस श्वाब, प्रेसिडेंट है आपके बोर्गे ब्रेंडे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका 1971 में एस्टैब्लिश होता है और कई सारे रिपोर्ट पब्लिश करता है। देखिए कम्पिटिटिवनेस वाले जितने भी रिपोर्ट है ना, चाहे ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो, चाहे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो, तो वो क्या कौन कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। साथ में आपका वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, ये भी WEF आपका निकालता है। कहाँ है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कोलोग्नी देख लिया, ग्लैंड देख लिया। अब आते हैं हम लोग जेनेवा वाले जितने भी आपके हैं। तो कोलोग्नी याद रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका स्विट्जरलैंड में है, कोलोग्नी। फिर आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 28 जून 1999 में। और एक्चुअली में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 1999 नहीं है, ये 1919 है, याद रखिएगा। आपका 28 जून 1919 को। सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन यही है, UN से भी पुराना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मेंबर आपका 1922 में इंडिया बनता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का टाइम है ये। और 1928 में आपका ILO अपना ऑफिस खोलता है इन न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स आपको पता ही है, सारे हम लोग जेनेवा स्विट्जरलैंड की ही बात कर रहे हैं। कंट्रीज 189 87। और ये UN का एजेंसी है, UN से पहले ये एस्टैब्लिश होता है, लेकिन एजेंसी फाइनली UN का बनता है। करंट डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट वांगबो, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का करंट डायरेक्टर जनरल, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये आपका लंदन में बना 1947 में। हेडक्वार्टर्स आपको पता ही है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 170 कंट्रीज नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज है। हर कंट्रीज के कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज होंगे, तो वो सारे 170 स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज इसके पार्ट है। प्रेसिडेंट याद रखिए नाम, संग हुआंगचो, साउथ कोरिया। ठीक है, संग हुआंगचो, साउथ कोरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये इसका एस्टैब्लिशमेंट 1948 को होता है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड अगेन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे या ILO कर लेंगे। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहां पे था? रोम में था। ठीक है, अच्छा, फाउंडिंग मेंबर्स कितने? 197। डायरेक्टर जनरल क्या है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, इथियोपिया। ये अभी करंट अफेयर्स में भी इनका नाम था रिसेंटली, तो याद रखिएगा ये नाम, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर।
अगर WHO है तो WTO भी होगा। देखिए WHO और WTO, ठीक है, WWF, आगे देखेंगे WIPO, वीपो, ये सारे W वाले जितने भी हैं ये सब हमको हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये हेडक्वार्टर, याद रखिए। एस्टैब्लिश हुआ था 1995 WTO। एक्चुअली में जब आपका UN बनता है तो उसके बाद आपका GATT है, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन था, चला आया। उसके बाद 1994 में आपका माराकेश एग्रीमेंट आया। उस एग्रीमेंट के द्वारा GATT को रिप्लेस कर दिया किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। माराकेश एग्रीमेंट याद रखिए। तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है, मेंबर कंट्री 164 है। सबसे लेटेस्ट जो कंट्री ज्वाइन होता है 164th कंट्री, दैट इज अफगानिस्तान। डायरेक्टर जनरल कौन है? एनगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, ये भी इसको भी दिमाग में रखिए आप। 7 डायरेक्टर जनरल, आप WHO के 7 डायरेक्टर जनरल, और फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल और फर्स्ट अफ्रीकन, पहली महिला और पहली जो वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है? एनगोजी ओकोंजो इवेला। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम याद रखना भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट आपका अफगानिस्तान है, ये भी ध्यान रखिएगा। जेनेवा तो आप ध्यान रखेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। माराकेश एग्रीमेंट है, ये भी याद रखिए। माराकेश एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। GATT रिप्लेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वीपो। वीपो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे याद रखिए इसी के से, 26 अप्रैल को है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 26 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, इंडिया के मेंबरशिप 1975 में हुआ। डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग, सिंगापुर। डैरेन टैंग आपके सिंगापुर के हैं, वीपो के। जेनेवा तो पता ही है आपको 1965-7 में एस्टैब्लिश होता है। 193 कंट्रीज के मेंबर कंट्रीज हैं। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक और आ गया WMO, वीपो, WHO, ठीक है, WTO और WWF, WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया W से। सारे W वाले ऑर्गेनाइजेशन किधर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, अब्दुल्ला अल मंदोस, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आपका वहां तो नहीं था, जेनेवा तो नहीं था, क्या था? ग्लैंड था, ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड था WWF का, ठीक है। ऐसी चीजें याद, ये तो WEF भी था ना। WEF किधर था? कोलोगनी, ये भी स्विट्जरलैंड में, लेकिन सारे हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मीटोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने, स्विट्जरलैंड में है। अब्दुल्ला अल मंदोस, ये याद रखिए, WMO के ये रिसेंटली शायद बने हुए हैं, ठीक है। ये तो करंट अफेयर्स में भी कहीं देखा था हमने, ठीक है। 193 कंट्रीज टोटल हो गए WMO में, तो ये हो गया WMO। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, तो इसका भी आपका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1865 में बना है, ये भी काफी पुराना है। देखिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, सेक्रेटरी जनरल इसके हैं डोरीन बोगडान मार्टिन। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल है ना, डोरीन बोगडान मार्टिन, याद रखिए, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल डोरीन। मेंबर आपके 193 कंट्रीज में, 900 कंपनीज इसके मेंबर हैं, टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। नेक्स्ट IPCC, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। IPCC का जो चेयरमैन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिम्स की, ये भी याद रखना है बिल्कुल। 195 मेंबर्स है, ठीक है। कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना होगा IPCC की रिपोर्ट में। अच्छा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है ऑब्वियसली, और एस्टैब्लिशमेंट 1988। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये भी एमी ई पोप है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल भी है, और अभी रिसेंटली न्यूज में भी थी, ठीक है। तो ये याद रखना है, एमी ई पोप। इंडिया मेंबर है इसका, 175 मेंबर्स है टोटल। हेडक्वार्टर हमें सब मालूम ही है। एस्टैब्लिशमेंट होता है 1951 को, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। डायरेक्टर जनरल याद रखना है, इसका याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की कम्युनिटी, रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में बना 1863। तो ठीक है, इनके फाउंडर भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी डूरेंट वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, और करंट डायरेक्टर जनरल है रॉबर्ट मार्दिनी, आपके डायरेक्टर जनरल है। प्रेसिडेंट है आपका मिर्जाना स्पोल जारिक एगर साहब और मार्टिनी साहब, ये दोनों आपके प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल है। फाउंडर याद रखिए हेनरी डूरेंट। उसके साथ ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये वाला पोर्शन। मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सबके नाम, सबके हेडक्वार्टर, सबके प्रेसिडेंट, सबसे डायरेक्टर जनरल आपको दे दिए गए हैं। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। जितने भी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी सब हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टेट वाइज बात करेंगे सबसे पहले हम लोग हरियाणा की। और हरियाणा में आपके कौन कौन से, एक तो गुड़गांव है, गुड़गांव में एक है, फरीदाबाद में 2 है, ठीक है, करनाल में 2 है, मानेसर में 1 है, हिसार में 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो वहां पे देखिए आपके दूध पीने का बहुत ज्यादा चलन है ना।
अच्छा, पूरे इस पूरे जितने भी जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें कुछ कुछ कहानियां वहानियां सुनाने की कुछ मतलब लिंक करने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें याद रहे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, याद रखना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए हरियाणा की बात करें तो वहां पे दूध ज्यादा पीते हैं, तो बफेलो है वहां पे। ठीक है, बफेलो से दूध निकलता है तो भाई देखिए डेयरी रिसर्च होगा कहाँ पे है, करनाल में। ठीक है, बफेलो हो गया हिसार में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, डेयरी रिसर्च हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं भाई, अब भाई बफेलो है, काओ है, एनिमल वेलफेयर होगा ना, तो एनिमल वेलफेयर आपका कहां पर है, फरीदाबाद में। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम तो सॉइल सलाइनिटी, काफी ज्यादा वहां पे पानी का इस्तेमाल होता है ना एग्रीकल्चर में, तो ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने से सॉइल हो जाता है सलाइन। ठीक है, तो वही सॉइल सलाइनिटी का आपका रिसर्च करने के लिए है कहां पे, करनाल में। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, काफी दिमाग सही अच्छा होता है लोगों का, मतलब दूध वूध पीने से, तो ब्रेन रिसर्च होता है कहां पे, मानेसर में। ठीक है, ब्रेन रिसर्च बढ़िया होता है। अच्छा, पावर, काफी पावरफुल लोग होते हैं सब वहां पे, पावर ट्रेनिंग, दूध पी के पावरफुल हो जाते हैं ना, तो पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे, फरीदाबाद में। ठीक है, फूड सिक्योरिटी है। अच्छा, सॉइल सलाइनिटी अगर से बचेंगे तो क्या होगा, फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो क्या होगी, फूड सिक्योरिटी होगी। तो ऐसे आप याद रखिए आपका गुड़गांव में। तो ठीक है, पूरी कहानी दोबारा से बताते हैं भाई। देखिए, एक तो बफेलो है। ठीक है, बफेलो से क्या मिलता है हमको, मिल्क मिलता है। ठीक है, बफेलो से हमको मिल्क मिलता है, तो भाई मिल्क वाला हो गया, बफेलो वाला हो गया। और एनिमल वेलफेयर, इसका एनिमल वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर हो गया। उसके बाद हमने देखा सॉइल सलाइनिटी, सॉइल सलाइनिटी अगर होगा का रिसर्च कहाँ कहाँ पे करेंगे हम लोग, करनाल में, ये आपका करनाल में है। ठीक है, सॉइल सलाइनिटी अगर अच्छा होगा तो हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी होगा। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का है गुड़गांव में। ठीक है, आपका सलाइनिटी वाला है करनाल में। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। और दूध पी के पावर आती है, पावर वाला किधर है, आपका फरीदाबाद में। और ब्रेन अच्छा होता है, ब्रेन बढ़िया होता है, तो ब्रेन रिसर्च, ब्रेन रिसर्च किधर है, मानेसर में। ये देखिए मानेसर। एनिमल वेलफेयर, भाई बफेलो से दूध निकलता है तो वेलफेयर करना पड़ेगा ना, एनिमल वेलफेयर, तो एनिमल वेलफेयर कहाँ है आपका, फरीदाबाद में। तो आई होप ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, देखिए हरियाणा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हरियाणा के पास में ये दिल्ली है, दिल्ली का कंप्लीट करते हैं हम लोग सब। देखिए दिल्ली के हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे। तो देखिए कहानी सुनिए, कहानी से याद करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है ना, अर्बन एरिया है कि नहीं, अर्बन एरिया है, तो अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अच्छा, अर्बन एरिया में सड़कें बहुत अच्छी होती है ना, बढ़िया बढ़िया सड़कें होती हैं एकदम, तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है, दिल्ली में। अच्छा, सड़कें अच्छी होती है अर्बन एरियाज में। अच्छा, अर्बन एरियाज में हमने देखा कि बारिश बहुत ज्यादा होती है दिल्ली में, अगर आप कहीं रहे होंगे तो एकदम बहुत ही खतरनाक बरसता है। ठीक है, बहुत अगर खतरनाक बरसता है तो इंडियन मीटरोलॉजिकल और ऑब्जर्वेटरी किधर है, ये भी दिल्ली में है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है तो मच्छर होते हैं, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया। तो मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, जो दिल्ली है वहां पे कभी भी भूकंप आ जाता है। ठीक है, जैसे सड़क वड़क टूट जाता है, तो भूकंप आने की वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी किधर है, दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये दिल्ली में, ये तो याद तो करने की जरूरत नहीं है, तो पता ही होगा हमें। ठीक है। अच्छा, अब दिल्ली में आपके कल्चरल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया है ना, आपका रेड फोर्ट है, तो ये सब कल्चरल हेरिटेज है। तो कल्चरल रिसोर्सेज, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग किधर है, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च, आपका एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये भी आपका दिल्ली में है। आई होप ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग को याद हो गए होंगे। अगला स्टेट जो हम जहां पहुंचेंगे वो है उत्तराखंड, बगल में ही है। देखिए उत्तराखंड में हम लोग बात करते हैं, तो उत्तराखंड में हम लोग दो शहरों की बात करते हैं, एक देहरादून की, एक रुड़की की। ठीक है। अच्छा, देहरादून की बात करें तो देहरादून में देखिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है ना, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है, देहरादून में। पता कैसे चलता है फॉरेस्ट के बारे में, रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट भी आपका कहां पर है, देहरादून में। अच्छा, फॉरेस्ट के बारे में हमें रिमोट सेंसिंग से क्या पता लगा कि फॉरेस्ट के नीचे पेट्रोलियम रिजर्व है। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिजर्व भी आपका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा। अच्छा, बात करते हैं रुड़की की। भाई रुड़की का आप अगर आईआईटी रुड़की जाएंगे ना, आईआईटी रुड़की का जो बिल्डिंग है बहुत अच्छा है। ठीक है, जितने भी मतलब आईआईटीज में आप मतलब मैं पर्टिकुलरली घुमा हूँ, उसमें बेस्ट मुझे लगा है आईआईटी रुड़की का। तो ये ऐसे याद रखेंगे। देखिए आईआईटी रुड़की बिल्डिंग अच्छी है, तो रुड़की के अंदर क्या है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई होप ये चीज याद रहेगी। देखिए दिल्ली में एक मिस हो गया था, देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में है, कल्चर रिलेटेड है ना, तो कल्चरल रिसोर्सेज और ट्रेनिंग भी है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, ये भी आपके कल्चर से ही रिलेटेड है।
ये भी आपका दिल्ली में ही है। देखिए रुड़की में एक और देख लीजिए, देखिए रुड़की में हमने देखा बिल्डिंग बहुत बढ़िया है रुड़की की। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी। अच्छा, आपका आईआईटी रुड़की में एक ब्रांच भी है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। अच्छा, कहीं आईआईटी में होता है, लेकिन ऐसे ही याद रखने के लिए कर लिया कि ये इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो है ये किधर है, रुड़की में है, और बेलगाम कर्नाटका में भी है, ठीक है। कर्नाटका बेलगाम में भी आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए कौन कौन से हम लोग स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा देखिए अब हम जम्मू कश्मीर भी कंप्लीट कर देंगे, हिमाचल प्रदेश भी कंप्लीट कर देंगे, पंजाब और चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो इन दोनों के बीच में है ना, ये सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे। नॉर्थ इंडिया वाला इतना वाला पोर्शन कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्लाइड में देखिए, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में कौन सा है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च। भाई हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ करेंगे, जहां माउंटेन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा माउंटेन किधर होंगे, जम्मू कश्मीर में ही होंगे ना, तो जम्मू कश्मीर में हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च होता है, याद रखिए। चंडीगढ़, भाई चंडीगढ़ में आपका मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की बात हो रही है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मेडिकल मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च की बात करेंगे भाई, तो जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं क्या ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन में काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन भी चंडीगढ़ में है, ठीक है। कोई सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन याद रख लीजिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आप मतलब कुछ भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है आपका, चंडीगढ़ में है, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो मेडिकल वाला और इंस्ट्रूमेंट्स वाला कहाँ है, चंडीगढ़, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पटियाला पंजाब, ये सबको पता होगा आई गेस। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ये पटियाला में है, ठीक है, काफी फेमस है, आई होप ये तो पता ही होगा, कोई ट्रिक नहीं है इसका, याद कर लो ऐसे ही। पोटैटो आलू रिसर्च, ठीक है, आलू रिसर्च किधर हो रहा है, शिमला में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च किधर है, देहरादून में, हमने देखा। आलू रिसर्च किधर है आपका, शिमला में, कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कहानी समझते हैं। तो कहाँ है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, हाँ उत्तर प्रदेश स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं लखनऊ की, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो देखिए समझिए कहानी समझिए। देखिए लखनऊ में हम लोगों ने सबसे पहले बॉटानिकल रिसर्च करी। बॉटानिकल रिसर्च का क्या मतलब है कि पेड़ पौधों के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च किया, तो कुछ हमको बहुत बढ़िया पेड़ पौधे मिल गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोटानिकल रिसर्च, याद हो गया। अच्छा, अब कुछ पेड़ पौधे काफी बढ़िया निकले, मेडिसिनल वैल्यू था उसमें, मेडिकल वैल्यू था, ठीक है, और बहुत बढ़िया खुशबू आता था, एरोमेटिक प्लांट थे। तो हमने फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट खोल दिया लखनऊ में, ठीक है। अच्छा, मेडिकल एरोमेटिक जो प्लांट थे उससे हमने दवाइयां बनाई, ड्रग्स बनाया, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट थे उससे हमने ड्रग्स बनाया, तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन तो होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात होगी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की, ड्रग्स बना लिया। अच्छा, अब जब बोटानिकल रिसर्च किया तो कुछ ऐसे पौधे मिलेंगे जो उसमें थोड़े से टॉक्सिन्स होंगे, तो टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, याद रखिए, टॉक्सिक प्लांट्स मिले हमको, ठीक है, हमको टॉक्सिक प्लांट्स मिलते हैं, तो टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च कर ली हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने पे रिसर्च करना है, गन्ने पे, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन पे रिसर्च करी हमने, और फिर बनाया क्या हमने, शुगर। तो शुगर केन आपका लखनऊ में है, लेकिन शुगर इंस्टीट्यूट किधर है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज इन कानपुर, ठीक है, आई होप ये बात याद रहेगी। अच्छा, पल्सेस रिसर्च भी आपका कानपुर में, दाल का रिसर्च भी कानपुर में ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरठ की, मेरठ में रिसर्च फॉर कैटल। अब देखिए हरियाणा में हमने देखा था कौन सा था, हरियाणा में बफेलो था, बफेलो पे रिसर्च हो रहा था हरियाणा में, देख ले। देखिए हरियाणा में क्या क्या देखा था हमने, भाई हरियाणा के तो पास में लगता है ना मेरठ, तो बफेलो रिसर्च हो रही है, डेयरी रिसर्च हो रही है, ठीक है, करनाल में, बफेलो रिसर्च हो रही है हिसार में, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर जो है ये हमारा फरीदाबाद में है, ठीक है। मेरठ में क्या है, ना बफेलो, ना डेयरी, ना एनिमल वेलफेयर, क्या है मेरे मेरठ, मेरठ में आपका कैटल है, कैटल रिसर्च हो रहा है मेरठ में, तो याद रहेगा डिफरेंस। चलिए बरेली की बात करें तो भैया ये आपका वेटरनरी मतलब रिसर्च, यानी कि जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना उनका रिसर्च कर रहे हैं, वेटरनरी रिसर्च, मतलब एनिमल के डॉक्टर लोग बैठ के रिसर्च जहां करते हैं वो है वेटरनरी रिसर्च। कहां पे, इज्जत नगर बरेली, आई होप ये तो याद रहेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग को ये पता ही होगा, बरेली इज्जत नगर में आपका वेटरनरी रिसर्च होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेट की, कौन सी, झारखंड की बात करेंगे हम लोग, पहले झारखंड की बात कर लेते हैं। देखिए झारखंड में धनबाद है, धनबाद, धनबाद में हम लोग जानते हैं क्या, आईएसएम धनबाद सुना होगा ना आपने, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। तो भैया माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहां ऊपर है, कहां पे हो रहा है, देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च झारखंड में हो रहा है। ऑब्वियसली झारखंड धनबाद एरिया आपका काफी ज्यादा मिनरल रिच है, ये तो पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च याद रखिए कहां पे, धनबाद में,
लेकिन माइन का प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट ये किधर है? रांची में है, ठीक है। और रांची का ये तो हम लोग कहते हैं ना पागलखाना, तो पागलखाना इनमें से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री किधर है? ठीक है, वो है आपका रांची में। मजाक मजाक कह देते हैं ना कि भाई क्या पागल ऐसी बात कर रहे हो, रांची भेज देंगे तुम्हें। तो देखिए रांची का साइकेट्री है। अरे कोई दिल पे मत लीजिएगा, बातों को याद करने के लिए कह रहे हैं, बस थोड़ी हंसी मजाक से याद हो जाती चीज है, याद करना ही मेन इंपॉर्टेंट है। लैक, ठीक है, लाख, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। लाक्षागृह सुना होगा ना आपने महाभारत में, तो भी वही आपका लैक है, ठीक है। तो ये आपका रांची में होता है। चलो झारखंड में खत्म। अब क्या कर, अब आगे कौन सा स्टेट देखें? अब भाई एक साथ दो स्टेट कंप्लीट करते हैं हम लोग। कौन सा? राजस्थान कंप्लीट कर लेते हैं, गुजरात कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। बात करते हैं गुजरात की। भाई गुजरात में बात करें, सबसे पहले हमने देखा डायमंड, डायमंड का कारोबार काफी ज्यादा होता है। कहाँ पे? सूरत में। तो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? सूरत में होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, भावनगर समंदर के पास है, समंदर के पास होता है सॉल्ट, सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? भावनगर में, ठीक है। गांधीनगर में देखिए, याद, ये तो याद करना पड़ेगा, देखिए प्लाज्मा रिसर्च, ये तो काफी फेमस भी है। देखिए गांधीनगर में आपका प्लाज्मा रिसर्च होता है। अहमदाबाद में, ये याद करिए बस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है, के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ आपका किधर है? अहमदाबाद में, ठीक है। ये जो चार आई होप याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में देखिए आपका वुल का काफी मैन्युफैक्चरिंग होता है, वुल का, ठीक है। वुल का मैन्युफैक्चरिंग, शीप, तो सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च किधर होगा? अविका नगर, अविका नगर आपका राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, तो ये लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर ले रहे हैं। कहां पे? कैपिटल जयपुर। अच्छा, आपने सुना होगा ना पिलानी, पिलानी कहां पर है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। झुंझुनू में, पिलानी में आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च करने का काम होता है आपका झुंझुनू पिलानी में, ठीक है। ये बात होगी राजस्थान और गुजरात की। आई होप ये याद हो गया। अब देखिए तीन स्टेट हम लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र देखेंगे हम लोग, कर्नाटका देखेंगे और केरला देखेंगे, ठीक है। गोवा छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, तीन स्टेट लगातार देखते हैं। आइए चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हम देखते हैं नागपुर वाला रीजन, ये विदर्भ वाले रीजन में पड़ता है ना नागपुर। यहाँ पे क्या होता है? ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल पे क्या क्या उगता है? कॉटन उगता है। तो कॉटन उगता है तो भाई कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? नागपुर में होगा कि नहीं? अच्छा, फिर आपका देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का नागपुर में है, ये तो याद रखना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेंगे हम लोग। तो ये तीन आपके नागपुर में है। फिर आते हैं मुंबई में। मुंबई में ये याद रखिए, हैफकाइन इंस्टीट्यूट आपका किधर है? मुंबई में। अजीब सा नाम है ना, तो कहाँ होगा? मुंबई में। अब सुनिए, तो मुंबई कहाँ है? मुंबई आपका इधर है, ठीक है। मुंबई के किनारे आपके सी है, ठीक है। सी है तो अब देखिए फिशरीज एजुकेशन होगा कि नहीं? बगल में सी है तो भाई मच्छी वहां से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपके पास सी है, सी से आप लोग फिश निकाल रहे हैं, तो फिशरीज एजुकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है तो सिक्योरिटीज मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट किधर होगा? मुंबई में ही होगा। सिक्योरिटीज ही तो कहता है जो स्टॉक्स आप खरीदते हो, मतलब कुछ भी आप जैसे इक्विटी खरीदते हो या मतलब कुछ भी, इन्हें सब सिक्योरिटीज कहते हैं। इस पर डिटेल में नहीं आ रहे हम लोग, मार्केट सिक्योरिटीज तो बोलते हैं, ठीक है। आपने एक आईपीओ खरीदा, आपने एक स्टॉक खरीदा, आपने एक डिवेंचर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, ये सब मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं इनको। इसके ऊपर जो रिसर्च हो रहा है ये आपका किधर हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। तो मच्छी का देख लिया, ये देख लिया। इसके अलावा देखिए फंडामेंटल रिसर्च होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ठीक है, आईटी बॉम्बे है ना, आईटी बॉम्बे, बॉम्बे भी आपका मुंबई में है। तो फंडामेंटल रिसर्च आपका भी आपका मुंबई में होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, याद रखिए, ठीक है। तो मैं तो ऐसे याद रख लेता हूँ ना, आईआईटी बॉम्बे के पास में ही है फंडामेंटल रिसर्च, तो ऐसे याद रहता है। पुणे की बात करें, अच्छा पुणे में देखिए आपका मेट्रोलॉजी। आप बोलेंगे ये तो दिल्ली में भी कहीं देखा था हमने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी हमने कहीं दिल्ली में देखा था। तो दिल्ली में थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं, ठीक है। दिल्ली में क्या है, ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो याद रहेंगी चीजें। देखिए दिल्ली में रोड का रिसर्च कर रहे हैं लोग, है ना, और मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। पुणे की बात करें तो पुणे में आपका ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी नहीं, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और दिल्ली में आप क्या कहते हैं, रोड पे रिसर्च कर रहे हो। अब ये रोड पे थोड़ी रिसर्च हो रही है, रोड के ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिसर्च हो रही है, रोड में जो गाड़ियां चल रही है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो पुणे में, तो ये थोड़ा दिल्ली से कंफ्यूज नहीं होना है, पुणे अलग है, दिल्ली अलग है। और एफटीआई तो है ही है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। और वायरोलॉजी भी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऑल्सो इज इन पुणे, ठीक है। इसका कोई सूत्र बना नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन याद कर लो इसे, वायरोलॉजी भी आपका पुणे में होता है,
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कर्नाटका में आ जाते हैं। ठीक है, कर्नाटका में आपके रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अच्छा, बेंगलोर में HAL है। HAL मतलब एरोस्पेस से रिलेटेड है कुछ, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भी आपका किधर है, बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस। ठीक है, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ था, याद करिए। ब्रेन रिसर्च आपका मानेसर में था, याद आ रहा है। ब्रेन रिसर्च मानेसर में था, और आप साइकियाट्री वाला किधर था, रांची में था। ठीक है, अब यहाँ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस है, ये आपका बेंगलुरु में है, याद रखिए, मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ, वहां बहुत सारा सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम होता है ना, सॉफ्टवेयर में काम करके लोग का मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, तो चले जाते हैं वो लोग मेंटल हेल्थ सही करने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेस। अरे असली में ऐसा नहीं होता, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप इमोशनल हो जाओ, ऐसा कैसे बोल दिया, बहुत अच्छे लोग होते हैं बेंगलोर के। अरे भैया, कहने की बात है कि भाई याद करने के तरीके बता रहा हूँ, इमोशनल नहीं होना इसमें। ठीक है, देखिए मैसूर की बात करें, मैसूर इंडियन लैंग्वेजेस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में है, और फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, चलिए ये भी याद कर लेंगे हम लोग। फूड टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है वो मैसूर में होता है, और इंडियन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट भी मैसूर में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग केरला में। केरला में बात करते हैं कासरगोड याद कर लीजिए, ये कोकोनट रिसर्च के लिए है। ठीक है, अच्छा अब ये इन दोनों को याद करने का तो ट्रिक बना सकते हैं हम लोग। देखिए आपका कैलिकट में उतरे थे ना पोर्चुगीज, क्या ढूंढने आए थे, स्पाइस ढूंढने आए थे ना, तो स्पाइस रिसर्च कहाँ पे होगा, कोझिकोड। अरे कैलिकट बोल लीजिए या कोझिकोड बोल लीजिए, एक ही बात है। उस तरीके से कोच्चि बोल लीजिए या कोचिन बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा स्पाइस रिसर्च के लिए कोझिकोड याद रहेगा। अच्छा कोची की बात करते हैं, भाई कोचिन में हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट है ना, कोचिन का पोर्ट है, तो कोचिन के पोर्ट में अगर बात करेंगे तो नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी कि नहीं वहां पे, और बगल में आपका भैया फिशरीज का काम भी हो जाएगा। तो फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग किधर है, आपका कोची में है। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा। चलिए अब दो स्टेट हम लोग बात करते हैं। देखिए गोवा छूट गया था, गोवा करते हैं, और फिर तमिलनाडु करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई गोवा से। तो गोवा में हम जाते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा, गोवा में होगा। अच्छा गोवा के पास ओशन ही ओशन है, तो ओशनोग्राफी। ठीक है, ये दोनों आपका पणजी में है, पणजी में डोना पाउला जगह का नाम है आपका, पणजी में, वहां पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये ओशनोग्राफी है। एक और देखिए, आप तमिलनाडु पे आइए, तमिलनाडु में चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, वो आपका क्या है, ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, दोनों साथ में बता दिया इसलिए। अच्छा आप कोयम्बटूर की बात करें, कोयम्बटूर में आपका शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। भाई शुगर केन वाला कहाँ था, तो शुगर केन वाला इंस्टीट्यूट जो था वो आपका था लखनऊ में। शुगर इंस्टीट्यूट किधर था, कानपुर में था। अब आप शुगर ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट किधर है, आपका कोयम्बटूर में है, याद रखिए। तो लखनऊ, कानपुर और कोयम्बटूर, ये तीन याद रखेंगे हम लोग शुगर केन के, मतलब शुगर या शुगर केन के बारे में। तो शुगर केन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है, और शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा अब देखिए आपका चेन्नई में आपका लेदर रिसर्च भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कानपुर काफी फेमस है ना लेदर के लिए, तो लेदर रिसर्च होता है तो ऑप्शन में कानपुर दे देगा, आप मार दोगे कानपुर, जो कि नहीं करना है। लेदर रिसर्च आएगा तो चेन्नई मार करना है। ठीक है, फिर देखिए पेट्रोकेमिकल्स सुन के लगेगा कि गुजरात कहीं होना चाहिए, पर नहीं, ये भी चेन्नई में है। ठीक है, तो चेन्नई धोखा दे सकता है आपको, तो याद रखिए ये दोनों, लेदर रिसर्च और आपका पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, खारे पानी में एग्रीकल्चर करने का जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपका किधर है, चेन्नई में ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च कहां पे था, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च हमने पढ़ा था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां था, पिलानी झुंझुनू। पर ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च है। ये आपका कराईकुडी तमिलनाडु में है। कराईकुडी किधर है, तमिलनाडु में। आई होप ये याद रहेगा। आते हैं हम लोग अब दो स्टेट पे, कौन से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तेलंगाना की चर्चा करेंगे। तो तेलंगाना आप गेस कर सकते हैं, मोस्टली सब हैदराबाद में होगा। तो देखिए हैदराबाद में है सब कुछ। ठीक है, अच्छा अब इसको याद करने का सूत्र देखिए। भाई तेलंगाना में बारिश ज्यादा होती है कम होती है, भाई बारिश कम होती है। बारिश अगर कम होती है तो कैसे पता लगा बारिश कम है, देखिए जियोग्राफिक रिसर्च किया हमने, जियोग्राफिक रिसर्च किया। ठीक है, आपका जियोग्राफिक रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ पे ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड है तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी होगा यहाँ पे। देखिए सेंट्रल रिसर्च फॉर इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर,
नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च, ठीक है, सब याद करने के लिए सब सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है। और ये तो सत्य है कि थोड़ा सा ड्राई होता है तेलंगाना रीजन, तो इसलिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। अच्छा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से हमको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन मिल गया ना हमको, तो नेशनल एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद में। अच्छा, तो न्यूट्रिशन हमको मिल गया। अच्छा, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा अच्छा, ये जो ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड में आपका पंचायत लगा होगा, रूरल रूरल एरिया है, रूरल एरिया होगा तो पंचायती राज सिस्टम होगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है। तो ये आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसा याद रखते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये कंफ्यूजन किससे हो जाएगा आपका? देखिए बिल्डिंग वाला था ना, आपने उत्तराखंड में देखा था, रुड़की में क्या था, क्या था? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च, ठीक है। ये बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रुड़की में, और आपका नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन किधर है? ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। आई होप याद रहेगी बातें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीजें हम लोग नोटिस कर लीजिए। अच्छा, एक ये है सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, ये तो याद रख लीजिए हैदराबाद में, मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। भाई विशाखापट्टनम में पोर्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी है, पेट्रोलियम एंड एनर्जी किधर है? आंध्र प्रदेश में। और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किधर था? ये था आपका चेन्नई में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग आपका चेन्नई, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। पेट्रो इंजीनियरिंग किधर था? चेन्नई में था। पर ये पेट्रो इंजीनियरिंग तो नहीं है, ये क्या है आपका? पेट्रोलियम एंड एनर्जी। भाई इंजीनियरिंग करेंगे तो चेन्नई जाइए। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्मल पेट्रोलियम और एनर्जी है वो आपका विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। आई होप ये याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बाकी बचे स्टेट्स, भाई छत्तीसगढ़ नहीं देखना हमें, उड़ीसा में कुछ देखना है, मध्य प्रदेश में देखना है, वेस्ट बंगाल में देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर आपका मध्य प्रदेश देखेंगे और खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई उड़ीसा। भाई उड़ीसा में लोग चावल खाते हैं ना, तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। तो आपको वेस्ट बंगाल में भी खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए उड़ीसा में याद रखिए, कहने का मतलब ये है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। आप उड़ीसा कभी गए होंगे, जैसे पूरी पूरी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे केकड़े बिक रहे हैं, केकड़ा वेकड़ा खाए जाते हैं सब, ठीक है। मतलब वहां के जो नॉन वेज लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग वेज भी होते हैं, तो नॉन वेज में केकड़ा वगैरह बहुत मिलता है। केकड़ा कहाँ होगा? फ्रेश वाटर में तो उगेगा। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे होता है? भुवनेश्वर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, सॉरी। कटक में हमने देखा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल पे। देखिए वेस्ट बंगाल पे सबसे पहले जो हम लोग भूल सकते ही नहीं है, देखिए सत्यजीत रे बंगाली डायरेक्टर थे ना, तो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट किधर होगा? कोलकाता में होगा। एक पुणे में हमने देखा था एफटीआईआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीआईआई, ये आपका फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है सत्यजीत रे वाला, वो आपका कोलकाता में है, तो ये तो गलत होगा नहीं। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, अरे आप बंगाल में जाइए तो सब लोग देखिए होम्योपैथिक दवाइयां करा रहे हैं, उपचार करा रहे हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी किधर होगा? कोलकाता में, ये भी आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, जूट बहुत ज्यादा होता है ना कोलकाता में, सेंट्रल रिजर्व इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर, ये भी भूलने का चांस तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा वैसे हमारे यूपी में आपका काफी ग्लास का चर्चा है, फिरोजाबाद वगैरह ग्लास की चूड़ियां वगैरह बनती है, पर यूपी में नहीं है। लेकिन यूपी में इसका एक हेडक्वार्टर है, एक्चुअली मेन हेडक्वार्टर तो कोलकाता में है, इसके अलावा आपके हेडक्वार्टर्स यूपी में भी है, खुर्जा, ठीक है, और अहमदाबाद गुजरात में भी आपका ग्लास का है। लेकिन मेन जो इसका हेडक्वार्टर है किधर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च कर रहे हैं ये लोग, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। अभी हमने केमिस्ट्री का कुछ पढ़ा था ना, क्या? देखिए ये पढ़ा था हमने मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी की बात करें तो आप मार्क करिए हैदराबाद। ये मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी नहीं है, ये क्या है? केमिकल बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी बोलेंगे तो आप कह देना हैदराबाद है, लेकिन यह है केमिकल बायोलॉजी, तो किधर है? कोलकाता में, याद रखनी चाहिए बात। इसके बाद आपका देखिए हाइजीन और पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में काफी जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, तो भाई मतलब ह्यूमिडिटी में थोड़ा पब्लिक हेल्थ और हाइजीन थोड़ा खराब हो जाता है, तो वहां पे मेंटेन रखने की जरूरत है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन और पब्लिक हेल्थ कहां पे है? कोलकाता में। यार ये कोई रीजन नहीं है, ऐसी मनोरंजन बना रहा हूं मैं याद करने के लिए, ठीक है, फिर इमोशनल मत हो जाइएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारा वेस्ट बंगाल की। फिर आ जाते हैं हम लोग फाइनली एमपी, तो मध्य प्रदेश में हम लोग भोपाल की बात करते हैं। अच्छा, भोपाल में सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन वाला है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड और कुछ हमने पढ़ा था क्या? देखिए एक आपको याद होगा देहरादून में पढ़ा था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च, तो फॉरेस्ट का रिसर्च कर रहे हैं ये लोग।
देहरादून। और पोटैटो रिसर्च किधर था, हमने देखा था शिमला में। शिमला में पोटैटो रिसर्च था कि नहीं था? ठीक है, तो ये तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, लेकिन ये हो सकता है देहरादून में आपका फॉरेस्ट रिसर्च है। ये आपका फॉरेस्ट रिसर्च नहीं है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज इन भोपाल। ठीक है, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, भाई फॉरेस्ट किधर होगा, सॉइल में होगा, तो सॉइल साइंस किधर है, भोपाल में। और सॉइल बढ़िया होगा तो देखिए एग्रीकल्चर भी आपका बढ़िया होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किधर है, आपका भोपाल में। तो ये कुछ तरीके हैं, इस तरीके से हम लोगों ने सारे स्टेट देखिए, सारे स्टेट हमने रंग डाले ना। ठीक है, बीच में आपको कुछ छोड़ दिया हमने, बिहार वगैरह नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में नहीं देखा, बाकी पूरा आपने इंडिया कवर कर लिया। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट है। देखिए पहली बात, आपको इसके नोट नहीं बनाने। ठीक है, नोट बिल्कुल बनाने नहीं है। ठीक है, लेकिन पेन का इस्तेमाल करना है। क्या करिए, आप कोई भी स्लाइड देखिए, स्लाइड देखने के बाद दिमाग में उसका एक पिक्चर बनाइए। दिमाग में जो पिक्चर बन रहा है उसको फिर आप पेन से लिखिए, ताकि पेन का इस्तेमाल करिए याद करने के लिए, लेकिन नोट बनाने के लिए नहीं है। ये आपकी वीडियो नोट्स है ना, इसको आप 2x पे देखिए। 1.5 घंटे का अगर आपका वीडियो है, तो अभी तो 1.5 घंटे के बना रहा हूं मैं, आगे छोटे छोटे वीडियो से बनाऊंगा 30-30 मिनट के। तो मान लीजिए 1.5 घंटे का वीडियो है, तो आप बेटा 2x में चला के देखिए, 45 मिनट में पूरा देख लेंगे। ठीक है, 45 मिनट में पूरा देख लेंगे, और अगर थोड़ा 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 आप नोट्स वोट्स बनाएंगे तो और कम में खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चंक ऑफ ये आपका एक तरीके से नोट्स ही है। समझ मान लीजिए कि ये आपका टॉकिंग नोट्स है, ये आपके नोट्स हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। तो सुनिए और याद रखने की कोशिश करिए। ज्यादा नोट्स बनाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे नोट्स बनाने से, लेकिन समय नहीं चाहता आपका ज्यादा समय बर्बाद हो। चीजें याद करने से मैटर करता है, बार बार पढ़ना है आपको ताकि याद हो जाए। नोट्स बनाने से थोड़ी ना याद होगा। तो आप स्लाइड देखिए, दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाइए, फिर उसको लिखिए एक छोटे से कागज में। तो उससे आपका जो आपके जो ब्रेन में आपका छप जाएगा, ब्रेन में आपका मैटर बिल्कुल स्टैम्प पेपर की तरह छप जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो आज की क्लास में यही मिलते हैं हम लोग कल।